हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अपने आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत उत्साहित भी है। सर क्या उत्साहित, बहुत टेंशन है। तो टेंशन लेने से कौन सा टेंशन कम होना है? तो बिना लिए पढ़ो, एंजॉय करो। लेकिन अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो उसके लिए आपको रहना होगा ऑलवेज अपडेटेड। और अपडेट्स के लिए मेरा ये अमेंडमेंट लेक्चर को रेफर करें। हाँ, ध्यान रखें, अपडेट्स आप लोग अभी लेक्चर को आगे आगे करके सुन के फटाफट खत्म मत करिए। आराम से सुनिए, अच्छे से सुनिए। आप शॉर्ट में लिख कर रख लीजिए ताकि आपके बाद के रिविजन्स इजी रहे। बट प्लीज अमेंडमेंट्स को एकदम एग्जाम के जस्ट पहले ना पढ़े, अभी से पढ़कर रखें ताकि आपको बाद में इसका रिवीजन करना इजी रहे। और अमेंडमेंट से अगर वेटेज अच्छा आ जाता है एग्जाम में तो उसके मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे। तो अब ध्यान से सुनिए इस पूरे लेक्चर। आइए शुरू करते हैं हमारे जीएसटी का अपडेट। अब सप्लाई चैप्टर में पहला अपडेट है। टॉपिक क्या है वो समझो, उसमें क्लैरिफिकेशन बताऊंगा। अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। सर ये वर्ड तो कहीं सुनेला है। बेटा सुनेला नहीं, देखेला भी है, पढ़ेला भी है। याद करिए अपना सप्लाई चैप्टर, उसके अंदर पढ़ा था आपने स्केड्यूल 2। सर स्केड्यूल 2 क्या कहता है? लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विच इज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ऐसी कुछ एक्टिविटी जहां क्लैरिफिकेशन है लॉ का स्केड्यूल 2 में कि क्या होगी सप्लाई ऑफ गुड्स और क्या होगी सप्लाई ऑफ सर्विस। उसी के अंदर आपने एक पॉइंट पढ़ा था, agreeing to the obligation to refrain from an act is a supply of service। क्वेश्चन कुछ और ही है, टॉपिक ये है। आइए समझते हैं करंट क्वेश्चन क्या है जिसपे क्लेरिफिकेशन आया। वेदर नो क्लेम बोनस पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड। एक इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड पर्सन को नो क्लेम बोनस पे किया है, क्या वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाए बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी? क्या ऐसा माना जाएगा इंश्योर्ड पर्सन ने इंश्योरेंस कंपनी को कोई सर्विस दी, उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को दिया नो क्लेम बोनस इन द फॉर्म ऑफ अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट? किस फॉर्म में? अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट के फॉर्म में? क्वेश्चन मार्क। अब इसका जवाब ढूंढना हमको, उससे पहले आप जाने इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा। देखिए, अगर हम किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि अगर आप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पॉलिसी, मतलब मैच्योरिटी से पहले कभी भी अगर आप क्लेम नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई क्लेम नहीं लॉन्च करते हैं, तब हम आपको देंगे नो क्लेम बोनस। और यूजुअली नो क्लेम बोनस डायरेक्टली कैश में नहीं देती है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपकी किसी पर्टिकुलर ईयर के ग्रॉस प्रीमियम अमाउंट से रिड्यूस करके डिफरेंस ही आपको पे करने के लिए बोलती है प्रीमियम। सर समझ आया थोड़ा? नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को देती है। ध्यान से सुनो, कब देती है? अगर इंश्योर्ड पर्सन ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी मैच्योरिटी के पहले कभी कोई क्लेम नहीं करता तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन को नो क्लेम बोनस देती है। और कैसे देती है? ग्रॉस प्रीमियम से रिड्यूस करके। जैसे कोई पर्टिकुलर प्रीमियम है, अगर मान लीजिए 1 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, नो क्लेम बोनस ऑफर कर रही है मान लो 60,000 का, तो आपको प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ईयर में? सर जस्ट 40,000। तो मिल गया ना आपको नो क्लेम बोनस का बेनिफिट। यस सर। सवाल ये जो 60,000 का नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को दिया, क्या ये इसलिए दिया कि बदले में इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है? कौन सी? अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। इसी सवाल का आपको जवाब ढूंढना है, क्या ऐसा माना जाएगा? जानते हैं। मैं एक बार लिख कर भी दे रहा हूं आपको ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। एक इंश्योरेंस कंपनी है, आप इंश्योर्ड हो, ठीक है सर। इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को दिया एनसीबी, नो क्लेम बोनस। अब सवाल क्या है वो समझो, क्या यह माना जाएगा कि इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस कंपनी को कोई सर्विस दी? क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसा माना जाएगा कि ये नो क्लेम बोनस इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस कंपनी से लिया, बदले में सर्विस दी? कौन सी सर्विस? अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। आई होप आप समझ गए। सवाल यह है, इसी का जवाब ढूंढना हमको क्लैरिफिकेशन से। देखो क्लैरिफिकेशन के अंदर सेकंड पैराग्राफ पढ़ो। द कस्टमर इंश्योर्ड प्रोक्योर सच पॉलिसी टू इंडेमनिफाई हिमसेल्फ फ्रॉम एनी लॉस। आप कभी भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते तो क्यों लेते हैं? ताकि कोई लॉस हो तो मैं क्लेम करूं। मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त ये नहीं होता कि मैं क्लेम ना करूं ताकि मुझे नो क्लेम बोनस मिल जाए। मैं तो क्लेम करूंगा अगर कल को कुछ हो गया तो। एंड is not under any contractual obligation not to claim insurance claim during any period covered under the policy in lieu of no claim bonus। इंश्योर्ड पर्सन का कभी भी ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कॉन्ट्रेक्चुअल कि वो क्लेम नहीं करेगा ताकि उसको नो क्लेम बोनस मिल जाए। ऐसा ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होता। ऑब्जेक्टिव होता है कुछ हुआ तो मैं क्लेम पक्का करूंगा।
हाँ, जस्ट बिकॉज कुछ हुआ नहीं इसलिए मुझे आप नो क्लेम बोनस दे रहे हो, दैट डजंट मीन मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूं। अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, देखो ध्यान से सुना, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, मैं आपका ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, बदले में आप मुझे पैसे दो। लेकिन राइट नाउ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में नो क्लेम बोनस इसलिए नहीं मिल रहा कि मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, इसलिए आप मुझे नो क्लेम बोनस दे रहे हो। क्लेम मेरा आया नहीं इसलिए आप मुझे नो क्लेम बोनस दे रहे हो, लेकिन मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं क्लेम नहीं करूंगा इसलिए आप मुझे नो क्लेम बोनस दे रहे हो। आई बात समझ में? तो यही आपको एग्जाम में कोट करना है, ध्यान से सुनना। नॉट अंडर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नॉट टू क्लेम इन ल्यू ऑफ नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस की लालच में मैं कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं कर रहा हूं क्लेम करने का, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है मेरा कि मैं क्लेम नहीं करूंगा ताकि मुझे नो क्लेम बोनस मिल जाए। मैं तो क्लेम इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा कोई वैसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। आई होप आपको बात समझ आ गई। इसीलिए लॉ ने क्लैरिफाई किया दैट कोई सप्लाई, नो सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी इन द फॉर्म ऑफ अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड NCB cannot be considered as a consideration for any supply provided by the insured to the insurance company। सर समझ तो आ गया, एक लाइन में इजीली कर दीजिए। देखो मैं कर रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड पर्सन को क्लेम नहीं करने की वजह से दिया नो क्लेम बोनस। सिंपल वर्ड में क्या नो क्लेम बोनस माना जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड पर्सन से कोई सर्विस ली उसके बदले पे किया? आंसर इज नो। क्यों नहीं? इसका रीजन, इट इज नॉट एन अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट बिकॉज, ध्यान से सुना, बिकॉज इंश्योर्ड पर्सन इज नॉट अंडर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नॉट टू क्लेम इन ल्यू ऑफ नो क्लेम बोनस। मैं कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में नहीं था कि मैं क्लेम नहीं करूंगा इसलिए ताकि मुझे नो क्लेम बोनस मिल जाए, ऐसा मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। मेरा तो सिंपल ऑब्जेक्टिव था, मैं तो क्लेम करूंगा अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो। जस्ट बिकॉज प्रॉब्लम नहीं हुई और मैंने क्लेम नहीं किया दैट डजंट मीन आई एम प्रोवाइडिंग एनी सर्विस टू द इंश्योरेंस कंपनी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो एक लाइन शॉर्ट में मैं फिर भी बोलना चाहता हूं आप, ताकि फ्यूचर में रिवाइज करो तो आपके लिए फास्ट रहे। देखो सवाल था ये पूरा लाइन, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का एक लाइन में जवाब ऊपर लिख लो। क्या ऐसा माना जाएगा? नो, एनसीबी इज कैनॉट बी ट्रीटेड, कैनॉट बी treated as consideration against any supply of सर्विस ऑफ, आगे वही वर्ड है अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन, वो पहला टॉपिक यही है हमारा, डॉट डॉट डॉट। बस इतना आंसर आपका। एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाओगे तो ये नो वर्ड जरूर देख लेना कि नहीं ऐसा नहीं है, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर को लेकर है और वो भी इसी पॉइंट को लेकर है। क्या ये जो नो क्लेम बोनस है इसको एज डिस्काउंट माना जाएगा या नहीं जाएगा? देखो आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि मैं इंश्योरेंस कंपनी, मान लीजिए आप इंश्योर्ड हो, मैंने आपको दिया नो क्लेम बोनस 1 लाख रुपए का, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ईयर में, मान लीजिए 2023 2023-24 में आपका ग्रॉस प्रीमियम आ रहा था मान लीजिए 1 लाख रुपए का, और मैंने उस साल आपको दिया नो क्लेम बोनस 60,000 का, तो नेट प्रीमियम कितना आ गया सर? 40,000। सवाल है जीएसटी गवर्नमेंट को 1 लाख पे करना है या 40,000 पे करना है? डिबेट ये है सर। क्या डिबेट है? गवर्नमेंट को हमको जीएसटी 1 लाख पे करना है या 40,000 पे करना? वापस लिख देता हूं, ग्रॉस प्रीमियम 1 लाख, नो क्लेम बोनस 60,000, नेट प्रीमियम 40,000। क्वेश्चन मार्क, जीएसटी किस वैल्यू पे देना है? इस पे देना है या इस पे देना है? इस सवाल का जवाब हमको ढूंढना है। आइए समझते हैं। सर ऐसे तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं, हमको लॉजिकली क्लियर है, नो क्लेम बोनस एक डिस्काउंट ही, और क्या है? लॉजिक भी है इसका। इंश्योरेंस कंपनी, आप बताइए, आपको नो क्लेम बोनस अचानक कभी भी अपनी मर्जी से दे देती है या पहले से कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसमें लिखा रहता है कि अगर आप ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी क्लेम नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा नो क्लेम बोनस? सर इट्स वेरी सिंपल, ये पहले से अग्रीड रहता है।
अच्छा, नो क्लेम बोनस को इंश्योरेंस कंपनी क्या आपको जो प्रीमियम का अमाउंट पेबल का जब आपको इनवॉइस भेजेगी तो क्या उसमें वो लोग रिड्यूस करके भेजेगी या नहीं करके भेजेगी? सर वो रिड्यूस करके ही भेजेगा और 40,000 उसमें लिख के भेजेगा कि ये आपको पे करना है। तो जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा? सर 40 पे लगेगा। क्यों? याद करिए, आपने पढ़ा है वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर सेक्शन 15, जिसके अंदर क्लियरली लिखा है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को, मतलब सप्लायर किसी रिसिपिएंट को डिस्काउंट ऑफर करता है, वो डिस्काउंट जो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सुनना ध्यान से, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई के पहले ऑफर किया गया है एंड इनवॉइस में ड्यूली रिकॉर्डेड है, वो इनवॉइस वो डिस्काउंट आप रिड्यूस कर सकते हैं और जो डिफरेंस वैल्यू उसी पे जीएसटी पे करना है। तो नो क्लेम बोनस भी यही है। आई होप आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया। फिर भी आप ये पहला पैराग्राफ एक बार रीड कर लो अपने नॉलेज के लिए। सेकंड पैराग्राफ चलो मैं रीड कराता हूं। इंश्योरेंस कंपनी मेक द डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ नो क्लेम बोनस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। यस सर, इसका मतलब ये हुआ इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये चीज पहले ही बता देता है। एंड दूसरी कंडीशन, एंड इंश्योरेंस कंपनी इसकी डिटेल इनवॉइस में भी दे देती है, प्रीमियम का जो पेबल जाता है उस इनवॉइस में दे देती है। हेंस ये दोनों कंडीशन मेट हो गई तो वो रिड्यूस हो सकता है। तो देखिए क्लैरिफिकेशन फाइनल लाइन, परमिसेबल डिडक्शन है एंड हेंस जीएसटी प्रीमियम अमाउंट पेबल आफ्टर डिडक्शन ऑफ एनसीबी जो बचेगा उसी पर पे करना है, मतलब नेट प्रीमियम पे जीएसटी पे करना है। इस पर मारना है जीएसटी की रेट, आ जाएगा जीएसटी पेबल। सर आ गई बात समझ में? पूरा देख लो अगर आपको कुछ देखना है तो। अच्छा सुनो, मैं शॉर्ट में एक चीज लिखना चाहता हूं। जीएसटी किस वैल्यू पे पे करना है? 40,000 पे पे करना है, मल्टीप्लाई जीएसटी रेट, ये हो गया फाइनल आंसर। इन शॉर्ट नो क्लेम बोनस क्या माना जाता है? इज ट्रीटेड एज, बोलो सर, डिस्काउंट। बस ये दो लाइन आप लिख के रखो एग्जाम के पहले, इतना रेलेवेंट है आपके लिए, बस इतना लिख लो और पूरे पैराग्राफ में कुछ खास है नहीं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्लेरिफिकेशन। तो सर वैल्यू ऑफ सप्लाई का आपने एक क्लेरिफिकेशन पढ़ा दिया, अब दूसरा पढ़ाता हूं, आइए सुनिए। वेदर इंसेंटिव पेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं MEITY छोटा सा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इंसेंटिव दिया है। सर किसको दिया? टू बैंक्स अंडर इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ, क्या प्रमोट करने के लिए दिया इंसेंटिव? रुपे डेबिट कार्ड। आप जानते हैं ना रुपे इंडिया का है, फॉरेन के भी दो है सबसे फेमस, मास्टर कार्ड और वीजा। अब रुपे डेबिट कार्ड इंडिया का है। एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन, आपको शायद ये भी पता होगा मास्टर कार्ड और वीजा की इंडिया ने बैंड बजा दी है इंडिया में। रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में सक्सेसफुल है। इस टैक्सेबल अंडर जीएसटी। क्वेश्चन क्या है वो समझा देता हूं शॉर्ट में। देखो ये जो रुपे डेबिट कार्ड और लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन है, सर लो वैल्यू का मतलब अप टू ₹2,000, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। इनको प्रमोट करने के लिए, इनके प्रमोशन पर्पस के लिए MEIT, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री MEIT, वो देती है इंसेंटिव टू बैंक्स। सर आ गई बात समझ में? सवाल है ये इंसेंटिव पे क्या जीएसटी लगेगा क्या? क्वेश्चन मार्क। देख लो नहीं समझा तो। सर आ गया समझ में? रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होते हैं। ये इस चीज को प्रमोट करने के लिए भीम यूपीआई के लो वैल्यू ट्रांजैक्शन और रुपे डेबिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए MEIT गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो देती है बैंकों को इंसेंटिव। क्यों देती है आओ पूरा समझते हैं। फॉर प्रमोशन ऑफ दीज गवर्नमेंट पेज द अक्वायरर बैंक एन इंसेंटिव एज ए परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन की वैल्यू पर कुछ परसेंटेज करके इंसेंटिव पे करती है। द बैंक एंड सिस्टम प्रोवाइडर आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम चार्जिंग एनी अमाउंट फ्रॉम अ पर्सन मेकिंग और रिसीविंग अ पेमेंट थ्रू दीज स्कीम्स। अब शॉर्ट में बता देता हूं, मैं आप हम लोग अगर भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन करेंगे लो वैल्यू के, या रुपे डेबिट कार्ड को यूज करके अगर ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ध्यान से सुनना, तो हम
से बैंक किसी तरह का कोई चार्ज नहीं मांगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की MEIT उनको दे देती है इंसेंटिव। सर एक बार और, MEIT गवर्नमेंट की बॉडी है, वो बैंक को कहती है कि देखिए भाई, रुपे डेबिट कार्ड को प्रमोट कराना है हमको, भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन के लो वैल्यू ट्रांजैक्शन को प्रमोट कराना है, उसके लिए आपके जो कस्टमर्स है वो ट्रांजैक्शन अगर करे लो वैल्यू के, तो आप बैंक्स को कह रही है MEIT कि आप किसी तरह का चार्ज उनसे नहीं लेंगे, हम दे देंगे आपको इंसेंटिव एज परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। सर सवाल आ गया समझ में। अब सवाल क्या था आपको याद होगा, क्या ये इंसेंटिव जो बैंक उनको दे रही है इस पे GST आएगा क्या? इस सवाल का जवाब हमको ढूंढना है क्लैरिफिकेशन में। इंसेंटिव और कुछ नहीं है, एक सब्सिडी है। ध्यान से सुना, इंसेंटिव इज नथिंग बट अ सब्सिडी। और सब्सिडी आपको पता होगा अगर गवर्नमेंट से मिलती है तो ये सेम डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड हैंड नॉट टैक्सेबल। आई होप आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर अच्छे से पढ़ा है कि अगर कोई सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस भी हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट से मिल जाती है तो वो सब्सिडी टैक्सेबल नहीं होती, इसीलिए ये बैंकों को ये सब्सिडी पर किसी तरह का GST नहीं देना, ना गवर्नमेंट की बॉडी को देना। इन शॉर्ट आप एक लाइन में आंसर जरूर लिख के रखो, फ्यूचर में आप इतना नहीं पढ़ पाओगे। शॉर्ट में इस पूरे सवाल का जवाब है नॉट टैक्सेबल, एज इट इज अ सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। बस हो गया। एग्जाम के पहले क्वेश्चन पढ़ना, ये इश्यू वाला, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना और ये आंसर पढ़ लेना। सर समझ आ गया क्लैरिफिकेशन, तो आगे बढ़ जाइए। आओ आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑफ GST, रिवर्स चार्ज को लेकर एक क्लैरिफिकेशन है, ध्यान से समझना। प्रोविजंस ऑफ रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन इन सो फार एज दे अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल्सो अप्लाई टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। सर इसका मतलब ये हुआ, आपको पता होगा रिवर्स चार्ज में आपने अच्छे से पढ़ा है कि गवर्नमेंट अगर आपको सर्विस देगी तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। और डेप्थ में जानना है तो मेरी रिवर्स चार्ज की रिकॉर्डिंग को सुनो। फिर कह रहा हूं, गवर्नमेंट अगर, ध्यान से सुना, गवर्नमेंट अगर आपको कोई सर्विस देती है तो आप ही को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। सवाल है गवर्नमेंट के अलावा भी कोई इसमें कवर्ड है? यस, लॉ ने कहा पार्लियामेंट भी अगर ऐसा कुछ करे, स्टेट लेजिस्लेचर भी ऐसा कुछ करे, कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो इंडिया में है वो लोग भी ऐसा अगर कोई सर्विस देते हैं किसी को, तो उस पर भी GST रिवर्स चार्ज में सामने वाले को ही पे करना होगा। सर कोई एक एग्जांपल दीजिए, ये लोग कौन सी सर्विस देते हैं? ज्यादातर तो इनकी सर्विस एग्जेम्प्ट होती है। एक सर्विस है एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, कोर्ट का जो बाउंड्री वॉल्स है उसके अंदर अगर, ध्यान से सुना, अगर कोर्ट ने किसी टेलीकॉम कंपनी को टेलीकॉम टावर डालने का परमिशन दिया तो वो टेलीकॉम कंपनी, आपको पता होगा, कोर्ट में जमा कराएगा रेंट टावर डालने का। वैसे ही कोर्ट में अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह को जगह दी, ट्रिब्यूनल ने दी जगह चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों को, और बदले में रेंट ले रहे हैं, तो वो रेंटल इनकम, ये सब अमाउंट्स पर रिवर्स चार्ज में सामने वाले को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। सर आ गया समझ में। शॉर्ट में आप इतना लर्न कर लो, गवर्नमेंट की सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज होता है। अब आप सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट के साथ साथ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, चलो ये तो गवर्नमेंट में ही आ जाते हैं, हम तो यही मानते हैं, कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्स्ट्रा से ले लो। सर आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं अब एग्जेम्पशन चैप्टर। exemption with respect to conduct of entrance examination for admission to educational institutions। I hope आपको ये पॉइंट पहले से पता है कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी को भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने की सर्विस दे रहा है ताकि वो लोग आके एंट्रेंस एग्जाम में बैठे और ताकि उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनका एडमिशन हो सके। आपको भी पता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अपने एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, तो लॉ कहता है वो सर्विस एग्जेम्प्ट है। ये तो आपको पहले से पता है, देखो लिखा है कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, नॉर्मली एंट्रेंस फीस लिया जाता है। कौन देता है ये सर्विस? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी को भी दे। अगर ये सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी को देता है तो याद रखना उस एंट्रेंस एग्जाम की जो भी फीस है उस पर GST एग्जेम्प्टेड है। क्लैरिफिकेशन क्या है? ये एग्जेम्पशन ऑल्सो अवेलेबल, और मिलेगा, किसको मिलेगा? सेंट्रल या स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स। जैसे आपको मैं बता देता हूं, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट अगर कोई स्टेट बोर्ड भी करवा रहा है तो उसका भी जो चार्ज है उस पे GST एग्जेम्प्टेड है। साथ में एन ऑथोरिटी, बोर्ड या बॉडी सेट अप बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कोई बॉडी अगर एंट्रेंस एग्जाम करा रही है इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो भी वो एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए जो एंट्रेंस फीस लिया जा रहा है उस पे GST एग्जेम्प्ट है। शॉर्ट में इतना याद कर लो, सर एंट्रेंस फीस पर GST नहीं आएगा, चाहे वो स्कूल्स करवाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस करवाए, या ध्यान से सुना, स्टेट या सेंट्रल का एजुकेशनल बोर्ड करवाए, या फिर
कोई ऐसी बॉडी जो गवर्नमेंट ने बनाई है, इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सर कुछ था ही नहीं इसमें, ये तो बहुत इजी है। एंट्रेंस फीस पर जीएसटी नहीं। शॉर्ट में लिखना है हमको यहां पे भी, एंट्रेंस फी पर जीएसटी क्या है, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। कौन लेता है एंट्रेंस फी, ये याद जरूर करना होगा आपको अलग से। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल या स्टेट का बोर्ड, या फिर कोई बॉडी जो गवर्नमेंट ने बनाई है। ये लोग अगर एंट्रेंस एग्जाम करवा के एंट्रेंस फीस देते हैं तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। आगे बढ़ता हूं, आपको शायद पता होगा कि कोई भी रोड को एक्सेस करते हैं, ब्रिज को करते हैं पेमेंट ऑफ एन्यूटी, तो आपको पता होगा जैसे टोल चार्जेस वगैरह, तो जीएसटी क्या थी, पहले एग्जेम्प्टेड थी, बट अब ऐसा नहीं है, इस पर जीएसटी टैक्सेबल हो गया। समझ गए सर? यार ये तो दिक्कत हो गई, हम घूमने फिरने जाते हैं तो जो हम टोल चार्जेस पे करते हैं, रोड एक्सेस करने का चार्ज, उस पर जीएसटी पहले नहीं था, अब लग गया। यस लग गया। टोल चार्ज तो पहले भी लेते थे, अब भी ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं जीएसटी पहले एग्जेम्प्टेड था उस चार्जेस पर, अब टैक्सेबल हो गया। पहले एग्जेम्पशन था, अब हट गया। आगे बढ़ते हैं। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस। शायद आपको बहुत अच्छे से पता है एग्जेम्पशन चैप्टर में कि अगर मैं आपको रहने के लिए कोई जगह एज रेजिडेंस, रहने के लिए कोई जगह देता हूं तो उस पर जीएसटी नहीं आता है। ये बात तो आपको पहले से पता थी, बट उसको अब प्रॉपरली लॉ ने बहुत अच्छे से बताया है। ध्यान से सुनना, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस टू अ पर्सन हु इज, किसको दे रहा है एग्जेम्पशन, उस पर डिपेंड करता है। अब देखो क्या, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर रेंट पे रहने के लिए जगह दी तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। ये पहले भी था, आज भी है। लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन को अगर, ध्यान से सुनना, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को रहने की जगह मैंने रेंट पे दी तो क्या होगा? कौन है रजिस्टर्ड पर्सन? डिपेंड करता है, दो पार्ट, देखो दो पार्ट है इसमें, एक वो एक ये। Being a proprietor of a proprietorship concern and such renting is on his own account for use as own residence and not for the proprietary concern. शॉर्ट में समझो, मेरी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है और मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड भी हूं। मैंने अगर किसी से रहने की जगह रेंट पे ली, उसका मेरे प्रोप्राइटरी कंसर्न से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उसको पर्सनल रहने के लिए लिया, तो लॉ कहता है जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। और अदर केसेस का मतलब, अगर इस केस में फॉल नहीं कर रहा हूं तो सारे अदर केस ही हो गए, तब जीएसटी टैक्सेबल है। ध्यान से सुनना, एक बार और समझा देता हूं। सर अगर रहने की जगह रेंट पे एक अनरजिस्टर्ड पर्सन लेता है तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है आज भी। लेकिन रहने की जगह रेंट पे अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन लेता है किसी से, तब क्या होगा? तब इट डिपेंड्स। फर्स्ट केस ध्यान से सुनना, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न या प्रोप्राइटरी कंसर्न है और उसने रहने की जगह जो रेंट पे लिया है उसका प्रोप्राइटरी कंसर्न से कोई लेना देना नहीं है, पर्सनल यूज के लिए लिया है, तब लॉ कहता है उस पे जीएसटी अभी भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन उसके अलावा कोई केस में, कोई भी केस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने रहने की जगह रेंट पे ले ली तो टैक्सेबल है। एक शॉर्ट में एग्जांपल ले लो, प्रोप्राइटरी कंसर्न का ही ले लेते हैं। एक प्रोप्राइटरी कंसर्न ने रहने की जगह रेंट पे ली, लेकिन वो अपने यूज के लिए नहीं ले रहा, अपने दुकान के, अपने शॉप के, अपने ऑफिस के स्टाफ को ही रहने के लिए ले रहा है, तो जीएसटी आएगा, टैक्सेबल है। और प्रोप्राइटरी कंसर्न को छोड़ दे, बाकी कोई और रजिस्टर्ड है जीएसटी में और रहने की जगह रेंट पे ले, तो उस पे तो जीएसटी टैक्सेबल है ही है। तो आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा। ये इजी था। और सर इसको भी शॉर्ट में लिखाएंगे, इसमें जरूरत ही नहीं है, ऐसी मैंने चार्ट टाइप बनाया है तो आपको समझ आ जाएगा। अब आते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के अपडेट में। देखो कभी आपको अगर लगे कि ब्रेक की जरूरत है तो आप पॉज कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिए, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर सेक्शन 12 में लिखा है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एज वेल एज रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है। आई होप आपको ये बात अच्छे से पता है, अगर सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों ही इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का आंसर निकलता है सेक्शन 12 ऑफ द पीओएस चैप्टर से। सर हमको इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, तो भाई मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में मैंने एक एक सबसेक्शन याद कराया, आप उसकी रिकॉर्डिंग को जाके सुन लीजिएगा। अब जानते हैं इसका सबसेक्शन 8 के बारे में। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 8 गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को लेकर लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग मेल कुरियर, कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एक रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ध्यान से सुनना, मान लीजिए मैं हूं कोलकाता में, आप हो मुंबई में, मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हूं, मैंने आपको, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मैंने आपको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा आपका लोकेशन, रिसिपिएंट कहां हो आप? मुंबई।
मैं तो कोलकाता का था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एनी अदर पर्सन अगर रिसिपिएंट है, एनी अदर पर्सन का मतलब एग्जांपल पे ले लीजिए अनरजिस्टर्ड पर्सन। फिर से लेते हैं एग्जांपल, आप मुंबई के अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, मैं कोलकाता का रजिस्टर्ड पर्सन हूं, जीटीए हूं, मान लो मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हूं, मैंने अगर आपको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? गुड्स हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो जहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुड्स को हैंड ओवर किया जाता है वही जगह हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब कोलकाता इस केस में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के बाहर किया जा रहा है, इज टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तब क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? ध्यान से सुनना। अब आप ध्यान से सुनो, पहले तो दिक्कत क्या आई। एग्जांपल लेता हूं, मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए ट्रांसपोर्टर है मान लीजिए, और मिस्टर बी कोई भी हो, अपने को क्या करना है, ठीक है। अब मिस्टर ए के लिए ध्यान से सुनना, मिस्टर ए भी इंडिया में है, क्योंकि मैंने बोला था सप्लायर और रिसिपेंट दोनों इंडिया के हैं। मिस्टर बी भी इंडिया में है, लेकिन जो मिस्टर ए मिस्टर बी का गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो आउटसाइड इंडिया है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होगा आउटसाइड इंडिया। मिस्टर ए मिस्टर बी के लिए जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो होगा इंडिया के बाहर से यूएसए ट्रांसपोर्ट करना है। अब दिक्कत समझिएगा, पहला सवाल, क्या ये इंटर स्टेट सप्लाई है? दूसरा सवाल, इस पे अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो इस पे क्या आएगा? आईजीएसटी आएगा। तीसरा सवाल, और इसका आईटीसी का क्या होगा? मिस्टर बी मान लो रजिस्टर्ड है इंडिया में। तीनों सवाल का जवाब देता हूं, पहले तो आप सुन लो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई है डेस्टिनेशन, मतलब हमारे एग्जांपल के हिसाब से पीओएस क्या निकला? यूएसए। तो आप बताइए, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई यूएस है, सप्लाई कहां से की गई? इंडिया से। प्लेस ऑफ सप्लाई है इंडिया के बाहर, तो आपको अच्छे से पता है जब भी सप्लाई इंडिया के बाहर होती है और सप्लायर इंडिया का रिसिपेंट इंडिया का है तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा इंटर स्टेट। सॉरी, ये सप्लाई मानी जाएगी एक इंटर स्टेट सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई तो यूएस ही है, ये एक इंटर स्टेट सप्लाई है। सर ये तो क्लियर हो गया, इंडिया के बाहर सर्विस दी गई है तो ये एक इंटर स्टेट सप्लाई है। तो इस पे चार्ज क्या होगा? आईजीएसटी चार्ज होगा। और क्या चार्ज होगा? सवाल है, रिसिपिएंट आईटीसी ले सकता है कि नहीं? क्वेश्चन मार्क। सर क्यों आया ये सवाल? रीजन जानो। प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है, सप्लाई रिसिपेंट इंडिया के है, मैंने चार्ज किया आईजीएसटी बिल में, क्या रिसिपेंट इसका आईटीसी ले सकता है? आंसर इज यस। क्यों नहीं लेगा? लॉजिकल है, मैं भाई मेरा कोई कस्टमर यूएस में है, ट्रांसपोर्टर से बात करके माल उसको भिजवा रहा हूं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे जीएसटी आईजीएसटी पे हुआ है उसका मैं क्रेडिट क्यों ना लूं? लॉ कहता है यही क्लैरिफिकेशन है, द रिसिपेंट वुड बी एंटाइटल्ड टू आईटीसी ऑफ दिस आईजीएसटी इवन इफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, क्लैरिफाइड बाय सीबीआईसी। तो लॉ ने यही क्लियर किया कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो वो इसका आईटीसी ले ले। देखो अगर आपको कुछ लिखना है, इतना कुछ मैंने लिखा उसमें से लिख लो, नहीं तो शॉर्ट में आप इतना लिख लेना इस पार्ट में, ट्रांसपोर्टेशन अगर इंडिया के बाहर होता है तो भी रिसिपिएंट, ध्यान से सुनो, रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑफ आईजीएसटी इवन इफ पीओएस इज आउटसाइड इंडिया। बस इसका आंसर इतना ही है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर होना है फिर भी उसके बावजूद रिसिपेंट को अपना आईजीएसटी का आईटीसी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आईटीसी चैप्टर का अपडेट। मैं चाहता हूं आईटीसी चैप्टर का अपडेट पढ़े, उससे पहले जितना पढ़ाया उसको एक बार डेप्थली रीड कर ले, अच्छा रहेगा आपके लिए। आईटीसी चैप्टर में एक छोटा सा अपडेट है, पहला वाला देखिएगा ध्यान से, रूल 37 अपडेट हुआ है, उसमें क्या होता है पहले वो समझो। अगर मैं रिसिपेंट हूं, आप सप्लायर है, आपने मुझे कोई सप्लाई दी जिसमें आपने जीएसटी चार्ज किया, मान लीजिए आपने मुझे सप्लाई दी 1 लाख रुपए की और उस पर जीएसटी चार्ज किया 12% से 12,000। अब सवाल, मुझे आपको पेमेंट करना चाहिए 1 लाख प्लस 12,000 का विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। आई होप आपको इस प्रोविजन के बारे में नॉलेज है। यस सर याद है, सप्लायर को अगर रिसिपेंट 180 दिन में, इनवॉइस डेट से 180 दिन में 180 डेज में पेमेंट नहीं करता है तो रिसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है या गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है अलोंग विथ इंटरेस्ट। यस आपको ये जो प्रोविजन पता है, इसी की मैं बात कर रहा हूं
इसमें एक अपडेट आया है। अपडेट एक्चुअली नहीं आया, जो लॉ पहले था वो करेक्ट था, बीच में कुछ अपडेट हुए जिसमें लॉ गलत हो गया था, लॉ ने वापस अपने आप को रेक्टिफाई कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली। क्या किया देखिए, a registered person who has availed ITC on any inward supply of goods, service or both, but fails to pay to the supplier the amount towards the value of such supply, whether whole or part, along with tax payable thereon within 180 days from the date of invoice. सर ये बारे में तो आपने अभी जस्ट बताया, shall pay or reverse an amount equal to the ITC availed in respect of such supply. मतलब आपको पे करना पड़ेगा या रिवर्स करना पड़ेगा अगर आपने सप्लायर को 180 डेज में इनवॉइस वैल्यू विद जीएसटी पे नहीं किया, तो कितना प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट नॉट पेड टू द सप्लायर विद रिस्पेक्ट टू द इनवॉइस वैल्यू। बस यही वापस से ठीक किया गया है। मतलब मान लीजिए 1,12,000 रुपया मुझे 180 डेज में पे करना था, मैंने पूरा पे नहीं किया, और मान लीजिए मैंने पे किया सिर्फ आपको से 60,000 प्लस टैक्स का 7,200, तो टोटल मैंने आपको पे किया 67,200 180 डेज के अंदर अंदर। तो रिवर्सल जब आप करोगे तो पूरा जीएसटी रिवर्स नहीं करोगे। अब आप बताइए 60,000 पे 7,200 का जीएसटी, इतना तो आपने क्लेम जो किया है क्रेडिट वो तो करेक्ट है, क्योंकि आपने इसके प्रोपोर्शन में वैल्यू तो सप्लायर को पे कर दी, तो टोटल 67,000 मान लो 200 आपने सप्लायर को पे किया, तो 67,200 में से अगर हम निकालेंगे तो हमारा बैक कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो, और मैंने तो आपको बाइफरकेट ही करके दे दिया, तो मतलब 60,000 का वैल्यू पर आपको 7,200 का जीएसटी मैंने पे कर दिया था। इस टोटल वैल्यू को पेमेंट किया मैंने, आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 40,000 का अमाउंट ही खाली पेबल रह गया था। उस 40,000 पे जीएसटी कितना बनता है सर? 4,800 4800। बस इतना ही जीएसटी अब आपको रिवर्सल करना है। बस यही क्लैरिफिकेशन। अगर नहीं समझा तो एक बार और देख लो, समझ गया तो बल्ले बल्ले, मजे करो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। देखो नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है, न्यू रूल, एक और रूल आया। लॉ क्या कहता है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड रीएवेलमेंट देयर ऑफ। बेटा ध्यान दो, ये वो नहीं है जो ऊपर पड़ा, अलग है। वो था रिसिपिएंट सप्लायर को अगर पेमेंट ना करे 180 दिन में, तो रिसिपिएंट को प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना होगा जितना वैल्यू का पेमेंट नहीं किया। यस सर, समझ आया। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट अलग है, ये है नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर। सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं कराया जिसका रिसिपिएंट आईटीसी ले चुका है। समझ आया कि नहीं आया? सर सप्लायर रिसिपिएंट को एक बिल दिया, उसमें जीएसटी चार्ज था, उस बिल का रिसिपिएंट को क्रेडिट मिल गया था, क्योंकि सप्लायर मान लो जीएसटी R1 फाइल कर चुका है, तो रिसिपिएंट को क्रेडिट मिल गया। लेकिन सप्लायर ने मान लो 3B फाइल नहीं किया उस मंथ का, और इस वजह से, ध्यान से सुना, इस वजह से वो जो रिसिपिएंट है वो तो ऑलरेडी क्रेडिट ले चुका है, बट क्योंकि सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया, इस वजह से गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट नहीं मिला। तो गवर्नमेंट कहती है रिसिपिएंट ने जो आईटीसी लिया वो ऐसा आईटीसी लिया जिसका टैक्स का पैसा गवर्नमेंट कहती है हमको अभी तक नहीं मिला। और एक बार समझाता हूं, ये है अपना सुप्लियर, अरे सप्लायर, और एक है हमारा रिसिपिएंट सॉरी, अब क्या हुआ, सप्लायर ने रेसिपिएंट को दिया एक सप्लाई, क्या वैल्यू है सर उसकी, मान लीजिए ना 1,00,000 प्लस 12,000 रुपए की सप्लाई दी। ये 12,000 का सप्लायर ने जीएसटीआर मान लीजिए 1 फाइल कर दिया था, तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा समझना, 12,000 का जो आईटीसी है वो रिसिपिएंट को मिल गया था, क्योंकि ये जीएसटी R1 लगा चुका है। और मंथ ले लेते एक बार, जैन मंथ, इसी जैन का सप्लायर ने जीएसटीआर 3B नहीं लगाया, तो अब आप मुझे बताइए ये 12,000 का टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को कभी रिसीव हुआ? सर आंसर इज नो, क्योंकि सप्लायर जीएसटीआर 3B जब तक नहीं लगाएगा गवर्नमेंट को वो टैक्स का पेमेंट नहीं मिलेगा। तो लॉ कहता है इस 12,000 का जो रिसिपिएंट ने आईटीसी लिया है इसका क्या होगा, बस वही नया रूल आया है। आओ समझाता हूं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आराम से समझेंगे, टेंशन लेने का नहीं, घबराने का नहीं। पहला पॉइंट, रिसिपिएंट अवेल्स आईटीसी। यस सर, यही हुआ होगा कि रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट आईटीसी ले चुका है,
in 3B for a tax period in respect of such invoice debit note. अब कौन से इनवॉइस की मैं बात कर रहा हूं, आओ देखते हैं. Details of which furnished by the supplier in GSTR 1 using IFF. मतलब एक सप्लायर अपना GSTR 1 या IFF फाइल कर चुका है जिसके बेसिस पर रिसिपिएंट को ITC मिल चुका है. सर इतनी बात आ गई समझ में. नेक्स्ट स्टेप, सप्लायर डज नॉट फर्निश GSTR 3B एंड पेड टैक्स. बट सर सप्लायर ने GSTR 3B अपना नहीं लगाया. सर इसमें पढ़ना क्या है, नहीं लगाया, नहीं लगाया, नहीं पढ़ना है. कब तक नहीं लगाया ये इंपॉर्टेंट है. देखो, till 30th September following the end of financial year in which ITC in respect of invoice has been availed. आप समझो ना, जैन जो हमने लिया था वो कोई ईयर का ले लो, जैन 2023 ले लो. तो जैन 2023, ध्यान से सुना, जैन 2023 का कोई इनवॉइस था जिसका आईटीसी ले चुका है रिसिपिएंट. अब बताइए जैन 23 का ईयर एंड कब होगा. सर अच्छे से पता हमको, ईयर एंड होगा 31 मार्च 2023. डिबेट क्या है, तो डिबेट है सप्लायर ने अपना GSTR 3B टिल 30th सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. मतलब इस ईयर एंड होने के बाद जो 30th सितंबर आ रहा है कौन सा आएगा बता दो. 30/9/2023 हम इसी की बात करें. तो 30/9/2023 तक सप्लायर ने क्या फाइल नहीं किया, GSTR 3B. लिख देता हूं, सप्लायर नॉट फाइल्ड 3B. तो सर आ गई समझ में बात. 30 सितंबर 2023 तक सप्लायर ने GSTR 3B रिटर्न नहीं लगाया अगर, तो क्या होगा आइए जानते हैं. ITC टू बी रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट. इन सच ए केस द सेड अमाउंट ऑफ ITC shall be reversed by the recipient while furnishing a return in form 3B on or before 30th November following the end of such financial year during which ITC has been availed. मतलब आप 30 नवंबर 2023 तक 30/11/2023 लिख ही देता हूं ना, डेट उसी एग्जांपल में चल रहे हैं. 30 नवंबर 2023 तक जो भी GSTR 3B रिटर्न लगा रहे हो, लास्ट जो भी रिटर्न लगेगा इस डेट से पहले, उस रिटर्न में आपको ITC रिवर्स करना होगा जो आपने पहले लिया. सर इसमें क्या, एकदम सिंपल है. आगे बढ़ते हैं. रिवर्सल नॉट मेड बाय द रिसिपिएंट. और अगर रिसिपिएंट बदमाशी कर रहा है, होशियार बन रहा है, मैं तो नहीं कर रहा रिवर्स, सप्लायर ने पे नहीं किया, मैं क्या करूं. लॉ कहता है when the said amount of ITC not reversed by the recipient such amount shall be payable by him along with interest. तब लॉ कहता है हम उस बच्चे से अब इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके कलेक्ट करेंगे. इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सेक्शन 50 के हिसाब से होगा, तो इससे ज्यादा आपको अभी नहीं जानना है. नेक्स्ट पॉइंट, रिसिपिएंट में रीअवेल ITC और रिसिपिएंट वापस ITC ले पाएगा कब. When the supplier subsequently furnishes the return. मतलब 30 नवंबर से पहले मैंने एक रिटर्न लगाया जिसमें मैं उसका ITC रिवर्स कर चुका हूं मान लीजिए, और उसके बाद 30 नवंबर के बाद सप्लायर अपना कभी रिटर्न लगाता है, तब लॉ कहता है इन फॉर्म GSTR 3B, तब सेड रजिस्टर्ड पर्सन में रीअवेल द ITC इन द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर अ टैक्स पीरियड देयर आफ्टर. उस टैक्स पीरियड के बाद कभी भी रिसिपिएंट कोई 3B लगाएगा उसमें ये वापस से ITC ले सकता. सर समझ आया, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है या अजीब सा लग रहा हो, मैं पूरा वापस क्लियर करता हूं. हटाइए. शांति से सुनने का एंड समझने का. सबसे पहले आप ही बताएंगे क्या हुआ सर. सर एक सप्लायर है, रिसिपिएंट को इनवॉइस इशू कर दिया था और सप्लायर ने उस पर्टिकुलर मंथ का GSTR 1 भी लगा दिया था या IFF लगा दिया था, और रिसिपिएंट उसका ITC ले चुका है. अच्छा सर इतना समझ आया. फिर क्या हुआ, उसके बाद उस मंथ का सप्लायर ने 3B फाइल ही नहीं किया, मतलब सरकार को टैक्स नहीं मिला. तो सरकार कब तक नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर का 30th सितंबर तक नहीं मिला. तब सरकार रिसिपिएंट से कहती है बेटा रिसिपिएंट, क्योंकि सप्लायर ने ऐसी गलती कर दी कि हमको टैक्स का पेमेंट मिला नहीं और आपने क्रेडिट ले लिया, तो आप एक काम करो 30 नवंबर जो आएगा नेक्स्ट, वहां तक आप उस ITC को रिवर्स कर दो, नहीं तो हम आपसे इंटरेस्ट के साथ वसूलेंगे. सर आ गया यहां तक समझ में. लास्ट पार्ट तो एकदम सिंपल है. अगर सप्लायर उस डेट के बाद कभी रिटर्न लगा देता है तो रिसिपिएंट उसका वापस ITC ले ले. सर ये तो बहुत इजी लगा. फिर कह देता हूं एक बार और सुन लो. अरे कहने की क्या जरूरत है, इसी रिकॉर्डिंग को पीछे जाके सुन लो. आगे बढ़ता हूं.
रजिस्ट्रेशन। तो सर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन में क्या अमेंडमेंट है? देखो रजिस्ट्रेशन में एक ही टॉपिक नया अपडेट आया, उसके पहले अगर आपने May 23 एग्जाम्स लिखा है या उसके अपडेट्स आपके पड़े हुए हैं तो सिर्फ एक ही अपडेट है। देखो क्या आपको पता होगा, रजिस्ट्रेशन नॉर्मली डिपार्टमेंट आपको 7 दिन में दे देता है। अच्छा, अगर आपको पूरा प्रोसेस नहीं पता तो आइए मैं पढ़ा देता हूं। इन केसेस वेयर द आधार ऑथेंटिफिकेशन इज डन, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और आधार ऑथेंटिफिकेशन आपका हो चुका है एंड डिपार्टमेंट आपका किसी तरह का साइड वेरिफिकेशन नहीं कंडक्ट करता, नो साइड वेरिफिकेशन इज कंडक्टेड, इन शॉर्ट, ध्यान से सुनो, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, आपका आधार भी ऑथेंटिकेट हो चुका है और आपका डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया कि आपका साइड वेरिफिकेशन हुआ, तब लॉ कहता है पीओ आपका एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह को एग्जामिन करेगा। और अब दो चीज पॉसिबल है, पहला अगर सब कुछ ऑर्डर में है, ध्यान से सुना, अगर सब कुछ ऑर्डर में है तो रजिस्ट्रेशन आपको 7 दिन में दे दिया जाता है। यहां पर ध्यान देना 7 दिन 7 वर्किंग डेज है, 7 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है। कब से? 7 डेज ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन से, जिस दिन आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करोगे वहां से 7 वर्किंग डेज में आपका रजिस्ट्रेशन आपके पास पहुंच जाएगा। सर एप्लीकेशन सबमिशन के बाद एक स्टार है, इसका जवाब हम बाद में जानेंगे। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर आपका एग्जामिनेशन किया गया डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन का और प्रॉपर ऑफिसर को सब कुछ ऑर्डर में नहीं लगा, नॉट इन ऑर्डर, तब क्या होगा? तब वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक नोटिस भेजेगा, आपसे जानकारी मांगेगा, इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन मांगेगा और डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वही सेम विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। सर आ गया समझ में? मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, मेरा आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है, मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई मैसेज नहीं आया, तो डिपार्टमेंट मुझे 7 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। वर्किंग डेज कब से? 7 वर्किंग डेज, एप्लीकेशन जिस दिन सबमिट किया वहां से, उसमें एक स्टार है जिसका जवाब बाद में दूंगा। और अगर मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया डिपार्टमेंट ने और उनको सब कुछ सही नहीं लगा, तब वो उसी 7 वर्किंग डेज में मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, वो मुझे एक नोटिस भेज देंगे और बोलेंगे आप कुछ जानकारी दो हमें, कुछ डॉक्यूमेंट दो, कुछ क्लैरिफिकेशन। इट्स एज सिंपल। अब पढ़ते हैं दूसरा केस में। इन केस वेयर आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं हुआ, ऑब्वियसली अगर हो जाता तो इस तरफ केस आया था, तो या तो आधार ऑथेंटिफिकेशन हुआ नहीं, और अब दूसरा केस ध्यान से ना, आधार ऑथेंटिफिकेशन तो हो गया बट गवर्नमेंट का जो डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर है, फिलहाल आपको बता देता हूं, ये गुजरात में अप्लाई हुआ, अभी तक सिर्फ इंडिया के गुजरात स्टेट में अप्लाई हुआ है पायलट बेसिस पर। तो आप नॉलेज के लिए इतना जान लो, कल को पूछे तो पायलट बेसिस पर गुजरात स्टेट में अभी तक खाली ये लागू हुआ है, बाकी स्टेट में धीरे धीरे होगा। तो देखो आधार ऑथेंटिफिकेशन तो आपका हुआ है बट बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर जो गवर्नमेंट ही अपना फ्रेम करती है, पोर्टल ने ढूंढा, पोर्टल से मैसेज आया कि आपका होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब आधार ऑथेंटिफिकेशन होने के बावजूद डिपार्टमेंट का पोर्टल ने मैसेज आपको भेजा कि आपका आधार ऑथेंटिकेट किया सॉरी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, वो केस भी इधर आएगा। और तीसरा, पीओ को, प्रॉपर ऑफिसर को ही लगता है कि वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, ये 3 केसेस आ जाएंगे इस साइड। तो फिर से समझते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अप्लाई किया, हमारा अगर आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है और फिजिकल वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं आया हमको, तो हमको 7 दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, 7 वर्किंग डेज फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट। और अगर ध्यान से सुनना, अगर हमारा सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह डिपार्टमेंट को सही नहीं लगा तो उसी 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वो हमको रजिस्ट्रेशन नहीं देकर वो हमको एक नोटिस दे देंगे और हमसे इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट मांगेंगे। अब लेते हैं एक अलग केस, उसमें 3 टोटल सिचुएशंस है। फर्स्ट, आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन हुआ ही नहीं है, या फिर आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन तो हो गया फिर भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन साइट का किया जाएगा, और या फिर पीओ को लगता है आपका साइट वेरिफिकेशन करना। इन सिचुएशंस में क्या होगा, आइए देखते हैं। अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट पीओ को क्या मिला? 2 केस है, या तो सब कुछ ऑर्डर में मिला, तब क्या होगा? तब आपको रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन विद इन 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। अगेन वहां 7 वर्किंग डेज है, यहां 30 डेज है, वर्किंग डेज नहीं है, यहां क्या है? 30 डेज। सर आ गई बात समझ में? तो सर अगर आधार रिलेटेड लफड़ा है, या आधार रिलेटेड लफड़ा नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन रिलेटेड लफड़ा है, वैसे केस में रजिस्ट्रेशन हमको 7 वर्किंग डेज में नहीं मिलता, 30 डेज में मिलता है। आ गई बात समझ में? और अगर हमने जो भी एप्लीकेशन भरा है उसमें अगर सब कुछ ऑर्डर में नहीं मिला, तब वो नोटिस भेजेंगे उसी 30 डेज में। ऑब्वियसली अगर रजिस्ट्रेशन दिए तो दिए, नहीं तो नोटिस भेजेंगे। तो सर यहां तक बात समझ आ गई। इस तरह से प्रोसेस अभी तक होता है।
अब क्या पॉसिबिलिटी बचा है, देखो आपको शायद पता होगा, दो केसेस में तो आपको रजिस्ट्रेशन ही मिल चुका होगा, एक ये केस, एक ये केस में तो हमको रजिस्ट्रेशन मिल चुका होगा। तो अब इन दो केस के बारे में हम आगे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे इन दो केस की, इस केस की और इस केस की। इसमें क्या है आइए समझते हैं। इफ द एप्लीकेंट furnished the information within 7 working days from the notice receipt date, मतलब जिस दिन मुझे नोटिस मिला कि ये इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की जरूरत है डिपार्टमेंट को, वहां से 7 दिन में अगर मैंने जानकारी गवर्नमेंट को दे दी, तब क्या होगा, तब अगर मेरी जानकारी से पीओ इज सेटिस्फाइड, हो सकता है पीओ नॉट सेटिस्फाइड, दो सिचुएशन बनेगी यहां पे भी, पीओ इज सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। तो अगर पीओ सेटिस्फाइड है, आप बताइए आगे पढ़ने की जरूरत है, हमको आंसर पता है सर, हमको पता है पीओ हमको 7 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा, पीओ हमको 7 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। लेकिन अगर पीओ हमसे सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या होगा बताता हूं, और एक केस पहले पढ़ लो। इफ नॉट फर्निश द इंफॉर्मेशन एटसेट्रा विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द नोटिस रिसीट डेट, या फिर हमको नोटिस आया था कि इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करो और हमने 7 वर्किंग डेज में सबमिट नहीं किया, नॉट फर्निश, तो क्या होगा, तब लॉ कहता है पीओ आपका रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा बाय रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग। तो आई होप आपको समझ गया, फिर से क्लियर कराऊं लास्ट का पार्ट। देखो हमको गवर्नमेंट से हमने गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और उन्होंने या तो 7 वर्किंग डेज में या 30 डेज में, आप समझ गए मैं कौन से केसेस की बात कर रहा हूं, हमको भेजा इलेक्ट्रॉनिकली एक नोटिस और उसमें हमसे मांगा गया इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब क्या दो पॉसिबिलिटी है, या तो हमने 7 वर्किंग डेज में उनको ये जानकारी दे दी या नहीं दी, ये दो है ना। तो अगर हमने जानकारी दे दी तब भी दो केस निकलता है, या तो वो हमसे सेटिस्फाइड है या नहीं है, हमारी जानकारी से अगर वो सेटिस्फाइड है तो अगेन वो 7 वर्किंग डेज में हमको इशू कर देगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर वो हमसे सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारा एप्लीकेशन को कर देगा रिजेक्ट। और हमने अगर 7 वर्किंग डेज में जानकारी ही नहीं दी तो पीओ हमारा एप्लीकेशन को अगेन कर देगा रिजेक्ट। इजी करने के लिए एक चीज बता देता हूं, पूरे चार्ट में आप ठीक से नोटिस करना, अभी ये सब की जरूरत नहीं है, पूरे चार्ट में आप ठीक से नोटिस करना कि 30 वर्किंग डेज सिर्फ एक ही जगह है और बाकी सब जगह 7 वर्किंग डेज, 30 डेज दो ही जगह है, बाकी सब जगह 7 वर्किंग डेज है, वो है ये, बस इस पार्ट में 30 डेज का काम है, बाकी कहीं नहीं है, बाकी सब जगह 7 वर्किंग डेज है, देख लो। तो समझना बहुत इजी है और कुछ नहीं है, आपको थोड़ा खुद से फोकस करना होगा। सर एक बार ये चार्ट और अगर आप बोल देंगे ना आपका बहुत बढ़िया भला होगा, तो चलो बोल देता हूं, हर आदमी अपना भला चाहता है तो सुनिएगा ध्यान से। देखो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, डिपार्टमेंट ने देखा कि मेरा आधार ऑथेंटिकेट भी हो चुका और कोई मैसेज नहीं दिया उन्होंने कि हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। वैसे केस में डिपार्टमेंट क्या करता है सर, वैसे केस में डिपार्टमेंट को अगर सब कुछ ऑर्डर में मिलता है तो रजिस्ट्रेशन 7 वर्किंग डेज में फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट दे दिया जाता है। लेकिन अगर सब कुछ डिपार्टमेंट को ऑर्डर में नहीं मिला तो फिर वो उसी 7 वर्किंग डेज के अंदर हमको भेजेंगे एक नोटिस। उसके बाद क्या होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट, अगर हमारा आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं हुआ या फिर हमारा आधार ऑथेंटिफिकेशन तो हुआ लेकिन हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन का लफड़ा है, बेस्ड ऑन रिस्क पैरामीटर ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है फिजिकल वेरिफिकेशन हमारा होगा, तब उस केस में 30 डेज का काम है। 30 डेज के अंदर या तो हमको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा या फिर वो लोग नोटिस भेजेंगे। अब रजिस्ट्रेशन जहां जहां मिल गया उन केसेस की हम आगे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जहां जहां हमको नोटिस मिला है। दो केस है, एक 7 वर्किंग डेज में या एक 30 डेज में हमको नोटिस मिला। अब जो नोटिस मिला ध्यान से सुनना, वो नोटिस मिलने के बाद हमको क्या देना उसका रिप्लाई, या तो मैंने रिप्लाई नहीं दिया या दिया, पहले नहीं दिया ले लेते हैं। अगर मैंने रिप्लाई नहीं दिया मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट है, और अगर मैंने रिप्लाई दिया तब भी दो केसेस, मेरे रिप्लाई से वो खुश है या मेरे रिप्लाई से वो ना खुश है। अगर मेरे रिप्लाई से वो ना खुश है अगेन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट, और मेरे रिप्लाई से अगर वो खुश है तो वो मुझे वहां से 7 वर्किंग डेज के अंदर मुझे दे देंगे मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब देख लो सर कहां से 7 वर्किंग डेज, जब मैं जानकारी दी वहां से। अच्छा एक और चीज कहना चाहता हूं मैं इसके अंदर, अब आप दिमाग लगा के मुझे बताना, कुछ पूछूंगा, ऐसे कुछ केसेस आपको मिलेंगे जहां अपने आप रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा अगर वो देने में भूल कर गए तो। ये 3 केसेस में रजिस्ट्रेशन मिलता है, आप देखो ध्यान से। एक तो इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन मिला, एक आपको इस केस में रजिस्ट्रेशन मिला, और एक आपको इस केस में रजिस्ट्रेशन मिला, अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो। यस सर, क्योंकि बाकी जगह तो वो जानकारी मांग रहे हैं या फिर रिजेक्ट हो रहा है,
बाकी देखो इसका चार्ट इधर ही जा रहा है और फाइनल रजिस्ट्रेशन तो यहां मिल रहा है और बाकी तो रिजेक्ट हो गया। तो ये 3 जगह जहां रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, ध्यान से सुनना, ये 3 जगह, और अगर डिपार्टमेंट का आदमी 7 वर्किंग डेज में कुछ काम नहीं किया, 30 डेज में कुछ काम नहीं किया, या इस 7 वर्किंग डेज में अगर मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, तो मैं डीम्ड मान लूंगा मेरा रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो चुका है। आई होप आपको बात समझ आई। देखो कैसे, मेरा आधार ऑथेंटिफिकेशन हो चुका है, साइट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, और सब कुछ ऑर्डर में मिला डिपार्टमेंट को, तो बताओ वो मुझे 7 वर्किंग डेज में उनको क्या दे देना चाहिए था? रजिस्ट्रेशन। अगर वो नहीं देंगे तो मैं डीम मान लूंगा मेरे को मिल गया रजिस्ट्रेशन। आओ इस केस की बात करते हैं। मेरा आधार ऑथेंटिफिकेशन हुआ नहीं है, या आधार ऑथेंटिफिकेशन तो हुआ है बट मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, या फिर पीओ मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहा है। ये केस है, फिजिकल वेरिफिकेशन वाला केस है, तो 30 दिन में तो उनको मुझे रजिस्ट्रेशन दे देना चाहिए। नहीं दिया तो मैं डीम मान लूंगा मेरे को रजिस्ट्रेशन मिल गया। और थर्ड केस, मैंने इन 2 केस को लेकर मैंने एप्लीकेंट ने जानकारी भी गवर्नमेंट को दे दी, कब तक? 7 वर्किंग डेज में। पीओ उससे सेटिस्फाइड भी है, फिर भी पीओ 7 वर्किंग डेज में मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, तो मैं क्या मान लूंगा? डीम्ड रजिस्ट्रेशन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई कि पीओ अपना काम 7 वर्किंग डेज, 30 डेज या 7 वर्किंग डेज में नहीं करता है, तो मैं डीम्ड मान लूंगा, आई एम रजिस्टर्ड। यही पॉइंट लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। अगर आपको प्रॉपरली समझना तो ये पैराग्राफ पढ़ लो, वैसे मैंने ऊपर ही समझा दिया। थोड़ा टाइम लेके करो, आराम से हो जाएगा। फिर भी दिक्कत लग रही है, वापस सुन लो। याद है आपको एक टॉपिक पेंडिंग रखा था मैंने ऊपर, बताता हूं। ये जो एप्लीकेशन सबमिशन डेट होती है, इसका एक स्टार था, ये सब में है, इसका एक स्टार था। सर एप्लीकेशन सबमिशन डेट क्या होती है? किस दिन माना जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया? मतलब रजिस्ट्रेशन अप्लाई डेट ये रहा। रजिस्ट्रेशन अप्लाई डेट कौन सी होती है? जवाब देता हूं, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन केसेस वेयर एन एप्लीकेंट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन नंबर सेल बी अर्लियर ऑफ। मतलब अगर मैंने आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए ऑप्ट किया है, तब किस दिन माना जाएगा कि मेरा एप्लीकेशन सबमिट हुआ? देखो ध्यान से, द डेट ऑफ ऑथेंटिफिकेशन ऑफ आधार, या फिर जिस दिन आधार ऑथेंटिकेट हुआ वो, और अर्लियर ऑफ है 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन डेट इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी आरईजी 01। जिस दिन मैंने जीएसटी का पार्ट बी भरा था, सबमिट किया था, वहां से 15 दिन। एग्जांपल ले लेते हैं। देखो हम निकाल रहे हैं एप्लीकेशन सबमिशन डेट क्या होगी। तो मान लीजिए आपका 2 डेट लिखते हैं और दोनों में से अर्लियर आंसर ले लेंगे। आधार ऑथेंटिकेट कब हुआ? एक डेट ले लो, से 16th ऑफ जुलाई को आधार ऑथेंटिकेट हुआ। कोई भी ईयर का एग्जांपल है, 2024 ले लो। और दूसरा ले लेते हैं हम 2023 लो। दूसरा हम लेते हैं एप्लीकेशन सबमिशन डेट से 15 दिन। तो देखो एप्लीकेशन पार्ट बी भरने के बाद सबमिशन डेट प्लस 15 डेज, और एक बार के लिए मान लो एप्लीकेशन सबमिट हुआ 1 जुलाई 2023 को, तो वहां से 15 दिन जोड़ो, क्या डेट आएगी? या एक काम करो, डेट को चेंज कर दो, आप ले लो ऊपर वाला का डेट अलग कर देते हैं, 20 जुलाई लेते हैं। तो एप्लीकेशन सबमिट हुआ सर 1/7 को, यहां से 15 दिन जोड़ा तो क्या आएगा? 16 जुलाई 2023। अब बताओ दोनों में से अर्लियर कौन सा है? वही होगा आंसर। सर अर्लियर आया 16 जुलाई को, तो ये होगा आंसर। आई होप आपको बात समझ आ गई। सर आ गई। अगर हमने आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट किया रजिस्ट्रेशन लेते वक्त, तो उस वक्त एप्लीकेशन सबमिशन डेट क्या मानी जाती है? 2 डेट में से अर्लियर, जिस दिन या तो आधार एक्चुअली ऑथेंटिकेट हुआ वो डेट, या फिर जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में पार्ट बी भरे थे वहां से 15 दिन जोड़ लो, जो डेट आएगी वो डेट, दोनों डेट में से अर्लियर। सर आ गई बात समझ में। रजिस्ट्रेशन का पार्ट डन है, ये पहले ही पढ़ा दिया। अब आते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिडक्टर एंड कलेक्टर। आपको पता होगा जीएसटी में भी टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर होते हैं। क्या वो लोग भी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बस यही अपडेट है,
ऑन अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू अ पर्सन टू हुम रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड। मतलब अगर कोई पर्सन टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लेता है तो वो खुद से भी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अब अप्लाई कर सकता है। पहले ये पैराग्राफ में ये लाइन नहीं थी, पहले था कि डिपार्टमेंट लोग ही कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा था पहले पीओ। लेकिन अब हम भी अप्लाई करके अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं अगर हम टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर है। तो इस पैराग्राफ में शॉर्ट में क्या लिखना है आपको, इतना सा लिख लो, टीडीएस या टीसीएस डिडक्टर या कलेक्टर, डिडक्टर या कलेक्टर कैन अप्लाई फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हो गया, इट्स एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट अपडेट लेते हैं अब हम इनवॉइस चैप्टर, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट चैप्टर का एक 3 अपडेट है, छोटे छोटे अपडेट। आइए जानते हैं। नंबर 1, टैक्स इनवॉइस इन सर्टेन केसेस कंटेन सर्टेन डिटेल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब कुछ केसेस में सप्लाई की वैल्यू कितनी भी हो, टैक्स इनवॉइस में कुछ डिटेल डालना मैंडेटरी है। आइए वो जानते हैं कहां। अगर टैक्सेबल सर्विस दी जा रही है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, या वो दे रहे हैं, या फिर ऑर्डर सर्विस दिया जा रहा है, कोई सप्लायर ऑर्डर सर्विस दे रहा है किसको, टू अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो टैक्स इनवॉइस में 3 डिटेल होनी चाहिए। नाम पता ऑफ द रिसिपिएंट, उसका पिन कोड स्टेट का और स्टेट का नाम, ये डालना ही पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंपल से समझते हैं। आप एक चीज मत भूलना, ये पॉइंट सिर्फ टैक्सेबल सर्विस के लिए है। मैंने गुड्स वुड्स कुछ बोला ही नहीं, या एग्जेम्प्ट सर्विस एग्जेम्प्ट गुड्स नहीं बोला, टैक्सेबल सर्विस के लिए। मान लीजिए एक अर्बन कंपनी ले लो, अर्बन कंपनी इज ई कॉमर्स ऑपरेटर। वो लोग अगर टैक्सेबल सर्विस दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं किसी के थ्रू, किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को मान लीजिए, तब उस केस में इनवॉइस में 3 डिटेल होनी पड़ेगी। एक नेम एड्रेस, आप देख ही लो ना, नेम एड्रेस रिसिपेंट का, एक पिन कोड और एक स्टेट का नाम, चाहे सप्लाई की वैल्यू कितनी भी हो, चाहे 1 रुपए की हो, चाहे 1 लाख की हो, चाहे 10 लाख की सप्लाई वैल्यू हो। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर या ऑर्डर सर्विस दी जा रही है अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट को, ध्यान से सुना, अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट को, तो उस केस में टैक्स इनवॉइस में कुछ डिटेल्स मैंडेटरी होनी है। याद रखना, ये सारा एग्जांपल एक टैक्सेबल सर्विस को लेकर है। क्या डिटेल होनी चाहिए? 3 मैंडेटरी। पहला नाम पता ऑफ द रिसिपेंट, दूसरा है उसका पिन कोड, तीसरा उसका स्टेट का नाम। आगे बढ़ते हैं। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई सेल कंटेन द मैंडेटरी पर्टिकुलर्स। पहली बात तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। सर हमको अच्छे से पता है, अगर सप्लायर रिसिपेंट को टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों दे रहा है और एक ही इनवॉइस रेज करना चाहता है, तो वैसे इनवॉइस को बोलते हैं इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। इस इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई के कंटेंट्स क्या होने चाहिए, यही सवाल है। इसका जवाब बहुत सिंपल है, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। ध्यान से सुनना, टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई अगर अलग अलग इश्यू होते हैं तो उसके अंदर जो मैंडेटरी पर्टिकुलर्स होते हैं वो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में दोनों के होने चाहिए। इट्स सिंपल यार। टैक्स इनवॉइस के लिए लॉ के पर्टिकुलर लिखे हुए, इनवॉइस में क्या क्या होने चाहिए। बिल ऑफ सप्लाई को लेकर भी लॉ का पर्टिकुलर लिखा हुआ, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई अगर आप इशू करोगे तो उस इनवॉइस का प्रोफॉर्मा कैसा होना चाहिए, जो टैक्स इनवॉइस के मैंडेटरी पर्टिकुलर और जो बिल ऑफ सप्लाई के मैंडेटरी पर्टिकुलर है, वो सारे जो प्रिस्क्रिप्शंस है, वो सारी चीजें टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन विद रेस्पेक्ट टू एग्जेम्पशन फ्रॉम जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से पता है। ई इनवॉइस जनरेट करते हैं कई लोग, आपको पता होगा इनवॉइस कब जनरेट करना होता है, उसके लिए पूरा प्रोविजन आपको मालूम होना चाहिए। वहां पर एक क्लैरिफिकेशन है कि कुछ लोगों को इनवॉइस जनरेट करने के लिए मना किया गया है, मतलब एग्जेम्प्टेड है, उनको लेकर क्लैरिफिकेशन है। सर्टेन एंटिटीज सेक्टर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी जनरेशन ऑफ ई इनवॉइसेज, एग्जाम्पल इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी या जीटीए एटसेट्रा। अच्छा, आई होप आपको ई इनवॉइस के बारे में इतना अच्छे से पता है कि बैंकिंग कंपनी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इन लोगों का कितना भी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाए, इन लोगों को इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। डिबेट क्या वो बताता हूं। इट इज क्लैरिफाइड दैट दिस एग्जेम्पशन फ्रॉम मैंडेटरी जनरेशन ऑफ इनवॉइस इज अवेलेबल टू द एंटिटी एज ए होल एंड इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय द नेचर ऑफ सप्लाई बीइंग मेड बाय द सेड एंटिटी। ये है पूरा क्लैरिफिकेशन, यहां से लेकर यहां तक पूरा पढ़ना आपको। सर आपने रीड किया, हमको समझ कुछ नहीं आया, अब आएगा समझ में। एग्जांपल देता हूं, मैं एक बैंकिंग कंपनी हूं, आप खाली मुझे इतना बता दो क्या मेरे को इनवॉइस मैंडेटरी है? सर आंसर इज नो, आपको नहीं जरूरत है इनवॉइस का।
लॉ ने क्लैरिफिकेशन ये किया कि बैंकिंग कंपनी अपना बैंकिंग सर्विस दे, चाहे कुछ ऐसी सर्विसेज भी दे जो नॉन बैंकिंग है या बैंक से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। मान लीजिए बैंक की एक बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लोर खाली पड़ा है, बैंक ने वो फ्लोर रेंट पे दिया है, तो बताइए बैंक का बैंकिंग सर्विस वो है नहीं है। फिर भी लॉ कह रहा है ई इनवॉइस उनको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर यही लिखा हुआ है कि ई इनवॉइसेस इज ई इनवॉइसेस का जो एग्जेम्पशन है वो पूरा एंटिटी एज ए होल है। एग्जेम्पशन ऑफ ई इनवॉइस इज अवेलेबल फॉर द एंटिटी एज ए होल। जरूरी नहीं है कि वो कौन सी सप्लाई दे रहे हैं जिसका इनवॉइस एग्जेम्प्ट है, पूरी एंटिटी को इनवॉइस इशू नहीं करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। एग्जांपल तो दे ही दिया। बैंक अगर बैंकिंग सर्विस के अलावा दूसरा भी काम करता है तो भी उसको ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में लिख लो। सर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ई वे बिल की। ध्यान से सुनना। ई वे बिल नीड्स टू बी जनरेटेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इमिटेशन ज्वेलरी। अगर आपको इमिटेशन ज्वेलरी ट्रांसपोर्ट करना है तो ई वे बिल जनरेट करना अब मैंडेटरी है। वैल्यू कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस एक लाइन है, लर्न कर लो। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न चैप्टर का अमेंडमेंट छोटा सा है। रिटर्न्स मैक्सिमम लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। आपको पता होगा एनुअल रिटर्न अगर हमने टाइमली फाइल नहीं किया तो हमको लेट फीस देना होगा 100 + 100 पर डे, मैक्सिमम 0.25% प्लस 0.25% ऑफ द टर्नओवर। ये तो आपको पहले से पढ़ा हुआ होगा। अब इसमें अपडेट आया है। इसमें क्या है? लॉ ने स्लैब्स बना दिया। आइए जानते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, आपके टर्नओवर के बेसिस पे डिसाइड होगा लेट फीस कितनी लगेगी और मैक्सिमम लेट फीस कितनी लगेगी। लेट फीस का मतलब पर डे वाली लेट फीस है यहां, और यहां है अपर लिमिट। तो आइए जानते हैं। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ का है रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में, तो लॉ कहता है आपकी लेट फीस 25 + 25 पर डे है। सर 25 सीजीएसटी का तो 25 एसजीएसटी एक्ट का, मतलब 50 पर डे कह लो। और मैक्सिमम लेट फीस कितनी होगी? 0.02। देखो ध्यान से देखो, 0.02%, 0.2 भी नहीं है ये, 0.02% प्लस 0.02% ऑफ द टर्नओवर आपका लेट फीस है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है बट 20 करोड़ तक का है, तब आपकी लेट फीस पर डे की 50 + 50 है। लेकिन अपर लिमिट क्या है इसका लेट फीस का? मतलब मैक्स टू मैक्स लेट फीस कितना लगेगा? 0.02% प्लस 0.02%, मतलब उतना ही है लेट फीस। अपर लिमिट यहां पे भी सेम है, मतलब अपर लिमिट अप टू 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा हो टर्नओवर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहेगा। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ एक्सीड कर गया तो फिर दिक्कत है, लेट फीस बहुत ज्यादा है। 100 + 100 पर डे है, प्लस 0.25%, 0.025% नहीं कह रहा हूं, 0.25% ऑफ द टर्नओवर आपका मैक्सिमम लेट फीस है, 0.25%। तो सर ये तो याद करना पड़ेगा। यस, लेट फीस एनुअल रिटर्न अगर डिले लगा तो कितनी मैक्सिमम लगेगी। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन और आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ का है तो आपका पर डे का लेट फीस कम है, 25 + 25 पर डे है, बट अपर लिमिट होगी 0.02% प्लस 0.02% ऑफ द टर्नओवर। बात करते हैं अगर रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 20 करोड़ है, तब लेट फीस होगी पर डे की 50 + 50 की, बट इसका भी अपर लिमिट सेम है जैसा मैंने अभी ऊपर बताया, 0.02% प्लस 0.02% ऑफ द टर्नओवर। और लास्ट केस, अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा तो लेट फीस सबसे ज्यादा है, 100 + 100 पर डे, बट इसकी अपर लिमिट है, मैक्स टू मैक्स लेट फीस कितनी लगेगी? 0.25%, मतलब 0.25% प्लस 0.25% ऑफ द टर्नओवर। आ गया समझ? और लास्ट अमेंडमेंट इस पार्ट का, रिटर्न्स देखो। रूल 88C नया रूल आया है, देखो क्या। आप पहले एक चीज समझो, जीएसटीआर 1 आप पहले लगाते हो और जीएसटीआर 3 भी उसके बाद लगाते हो। आई होप इतनी बात तो आप सबको पता है। मान लीजिए जीएसटीआर 1 में जो आपने टोटल आउटवर्ड सप्लाई दिखाई उस हिसाब से आपका टैक्स आ रहा था 1 लाख का, लेकिन जब आप 3B लगा रहे हैं तब आपने टैक्स दिखाया आउटवर्ड सप्लाई पे 80,000 का। तो मुझे आप ये बताइए, आपका जो डिफरेंस इन टैक्स है 20,000 का, ये तो डिफॉल्ट रह गया, पेएबल रह गया, क्योंकि आपने खुद जीएसटीआर 1 में बोला मेरा 1 लाख का आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स आ रहा है। 3B में आपने गलती से शायद 80,000 बताया, तो 20,000 का तो डिफॉल्ट रह गया। इसको कैसे पे करना है, डिपार्टमेंट हमसे कैसे मांगेगा, बस वही सबका नया रूल आया। टैक्स पेयर टू बी इंटीमेटेड द डिफरेंस इन लायबिलिटी, जो टैक्स की लायबिलिटी मेरी डिफरेंस की बच रही है, इन फॉर्म जीएसटीआर 1 एंड 3B का जो डिफरेंस इन लायबिलिटी आ रहा है फॉर अ टैक्स पीरियड, वो आपको इंटीमेट किया जाएगा पहले, वो तो बता दिया। एंड
रिक्वेस्टेड टू पे द डिफरेंशियल लायबिलिटी, और आपको बोला जाएगा काइंडली हमने जो इंटीमेट किया टैक्स लायबिलिटी उसको पे करो, या फिर आप रीजन बता दो आपने डिफरेंस क्यों आया। हो सकता है आपका रीजन से हम सेटिस्फाइड हो जाए तो रीजन बता दो, बट ये काम आपको 7 दिन में करना होगा। सर समझ आ गया। टैक्स पेयर ने अगर 3B और 1 में डिफरेंस इन टैक्स पे किया है, 3B में मतलब कम पे किया है, तो आपको एक इंटीमेशन मिलेगा और आपको कहा जाएगा उस इंटीमेशन से वो अमाउंट या तो पे कर दो या फिर रीजन बता दो 7 दिन के अंदर। अब क्या होगा, हो सकता है टैक्स पेयर ये काम नहीं करता, फेल्स, टैक्स पेयर फेल्ड टू डू सो। क्या होगा, अमाउंट या तो अनपेड रह गया, मतलब आपने 7 दिन में पे नहीं किया, या आपने कोई एक्सप्लेनेशन फर्निश नहीं किया, या एक्सप्लेनेशन आपका एक्सेप्टेबल नहीं था। तो फेलियर का मतलब ये हुआ या तो आपने एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं, या आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, और या एक्सप्लेनेशन जो दिया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है। तब जो अमाउंट है वो आपसे रिकवर किया जाएगा सेक्शन 79 में। इसके लिए डिमांड रिकवरी चैप्टर पता होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आप इतना जान लो उस अमाउंट की आपसे डिपार्टमेंट करेगा रिकवरी। एक और है क्लैरिफिकेशन, फर्दर ही शैल नॉट बी अलाउड टू फाइल GSTR 1 और IFF फॉर द सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड अनलेस ही डिपॉजिट द सेट अमाउंट और एक्सप्लेन द रीजंस। और फिर लॉ कह रहा है जब तक जमा नहीं कराओगे पैसा टैक्स का या रीजन नहीं बताओगे, तब तक हम आपको अब नया पीरियड का GSTR 1 या फिर IFF फर्निश करने नहीं देंगे। तो ये हो गया शॉर्ट में पूरा पैराग्राफ। एक बार और समझा देता हूं, अगर हमारा 3B में टैक्स का पेमेंट 1 के कंपैरिजन से कम गया है, तो अब लॉ डिपार्टमेंट आपको ये चीज इंटीमेट करेगा और कहेगा ये अमाउंट प्लीज पे कर दीजिए, या फिर आप रीजन बता दीजिए 7 दिन के अंदर। अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो डिपार्टमेंट आपसे वो अमाउंट रिकवर करेगा सेक्शन 79 में। और एक और रेस्ट्रिक्शन है यहां पर, क्योंकि आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, या फिर जब तक आप टैक्स का पेमेंट नहीं कर देते या जब तक आप रीजन नहीं बताए, तब तक अब नए पीरियड का आपको GSTR 1 या IFF फर्निश करने नहीं दिया जाएगा। तो आप यहां तक अच्छे से पढ़िए अमेंडमेंट, आप क्लियर कीजिए खुद को, आपके लिए अच्छा रहेगा। रिवीजन कर लेना जब चाहो तब, और चाहो तो हर अमेंडमेंट के बाजू में समरी करके जरूर लिखा करो। थैंक यू सो मच। यहां तक हमारा नेक्स्ट अपडेट है रिफंड चैप्टर में, थोड़ा सा फोकस करना क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैनर ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। GST एक्ट के अंदर अनरजिस्टर्ड पर्सन भी रिफंड ले सकते हैं। कौन सा केस में ले सकते हैं उसको मैं डिटेल में समझाता हूं, इधर आओ। देखो, आपने एक कंस्ट्रक्शन सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट किया विद सप्लायर। एक बार के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं हम। वैल्यू है उसकी 10 लाख की और उसमें GST है 1.8 लाख का। अग्रीड। और आज की डेट है 1 दिसंबर 2023 ले लो एक बार। इस डेट को आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। अब दो पॉसिबिलिटी लेता हूं, ध्यान से सुनना। कॉन्ट्रैक्ट हो गया कैंसिल सप्लायर के साथ। सर क्या रीजन से कैंसिल हुआ? भाई रिसिपेंट को सप्लायर का काम नहीं पसंद आया, सप्लाई के तरीके पसंद नहीं आया, कोई भी रीजन ले लो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कैंसिल। किस डेट को हुआ? दो अलग अलग डेट लेते, एक हुआ 1 जून 2023 को मान लो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, 2024 को सॉरी, और एक डेट ले लेते हैं 15 दिसंबर 2024 को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो सप्लायर आपको देगा रिफंड। सप्लायर, ये आपने पे कर दिया था उस डेट को, ये पे किया था आपने जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, लेकिन 1/6/2024 को आपने सप्लायर को बोला मुझे अब तुमसे और काम नहीं कराना है, मेरा पैसा मुझे रिफंड दो। सप्लायर 50% काम कर चुका था तो 50% ही रिफंड देगा, ये तो क्लियर है लॉजिकली। तो सर सप्लायर 50%, सप्लायर विल मेक रिफंड। कितना रिफंड बनता है देखो ध्यान से, 50% काम हुआ तो 5 लाख और 90,000 टैक्स का, ये आपको वो वापस रिफंड दे देगा। इस सिचुएशन में भी सेम डू है, सप्लायर आपको रिफंड देगा। कितना का देना चाहिए सप्लायर को रिफंड? 5 लाख और 90,000 का रिफंड देना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। दिया नहीं है अभी तक, देना चाहिए, ये रिफंड आपको मिलना चाहिए। बट अब ध्यान से सुनना, इस डेट को क्या सप्लायर आपको GST लॉ के अंदर क्रेडिट नोट दे सकता है? क्योंकि अगर सप्लायर आपको क्रेडिट नोट दे पाएगा तभी वो आपको टैक्स का रिफंड देगा। अगर लॉ के अंदर क्रेडिट नोट में इश्यू ही नहीं कर सकता, ध्यान से सुनो, वापस कह रहा हूं, आपने इनवॉइस चैप्टर, क्रेडिट नोट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। अगर एक सप्लायर रिसिपेंट को क्रेडिट नोट ही इश्यू नहीं कर सकता तो मुझे आप बताइए वो रिफंड उसको कैसे देगा? सोच के देखिए, अगर मैं आपको क्रेडिट नोट दूंगा तभी तो मैं आपको टैक्स का भी रिफंड दूंगा, और जो टैक्स का मैं आपको रिफंड दूंगा वो क्रेडिट नोट के बेसिस पे मैं अपना GST रिटर्न जब लगाऊंगा तो गवर्नमेंट को ये बात बताऊंगा कि मैंने उसको टैक्स का रिफंड दे दिया।
गवर्नमेंट मेरा टैक्स का रिफंड मुझे दे देगी या एडजस्टमेंट करा देगी मेरी लाइबिलिटी के अगेंस्ट। इतना तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो रिफंड चैप्टर क्या समझ आएगा। तो सर ये इस डेट को क्रेडिट नोट इश्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्रेडिट नोट का टाइम लिमिट जानना होगा। क्रेडिट नोट इश्यू कब तक होता है, देखो आपको पता होना चाहिए, या तो 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, और ध्यान से सुनना एनुअल रिटर्न का डेट, विच एवर इज, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर होती है। फिलहाल के लिए मान लेते हैं एनुअल रिटर्न अभी तक नहीं लगा, तो 30 नवंबर की एक बार हम डेट ले लेते हैं क्रेडिट नोट इश्यू करने का लास्ट डेट। अब आइए इस एग्जांपल में, डेट क्या थी सर, दिसंबर 23, मतलब हो गया 31 मार्च 2024 ईयर एंड है, और नवंबर होगा तो होगा 30th नवंबर 2024 क्रेडिट नोट इश्यू करने का लास्ट डेट है ये। चलो यहां लिख देता हूं, हमारे हिसाब से क्रेडिट नोट इश्यू करने का लास्ट डेट क्या निकला, तो लास्ट डेट हमारे एग्जांपल में निकला 30th नवंबर 2024। अब आप बताइए क्या ये डेट इस डेट से पहले आती है, आंसर इज यस। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों रिफंड आपको सप्लायर देगा बाय इशूइंग क्रेडिट नोट। आपको दोनों रिफंड मिल जाएगा सप्लायर से, मतलब यहां पर कुछ खेल नहीं है, खेल आता है अब। ध्यान देना, क्रेडिट नोट इश्यू करने का ये है लास्ट डेट, और आपका कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हुआ इस डेट के बाद। अब आप बताइए सप्लायर क्या आपको क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता है, सर आंसर इज नो। लॉ के अंदर क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम जा चुका है, अब सप्लायर मेरे को क्रेडिट नोट इश्यू करके टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। इसीलिए लॉ कहता है 5 लाख का रिफंड तो आपको अभी भी सप्लायर ही देगा, क्योंकि इसके लिए तो गवर्नमेंट को कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई का अमाउंट है। 5 लाख का रिफंड तो आप सप्लायर से ले लो, 90,000 का रिफंड जो है आपको सप्लायर नहीं दे पाएगा, क्योंकि सप्लायर आपको क्रेडिट नोट ही इश्यू नहीं कर सकता। अगर सप्लायर आपको क्रेडिट नोट नहीं इश्यू कर पाएगा लॉ के सेक्शन में, तो फिर सप्लायर अपना टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। इसी वजह से ये 90,000 का टैक्स का रिफंड आपको सप्लायर नहीं देगा। ये रिफंड अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अगर सप्लाई ली है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन ये रिफंड लेगा फ्रॉम गवर्नमेंट। ये बात समझानी थी मेरे को। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी के साथ कोई कंस्ट्रक्शन सर्विस का या इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया जहां सर्विस इन्वॉल्व है, गुड्स की तो बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई पहले अट्रैक्ट ही नहीं करता है, गवर्नमेंट को पहले टैक्स ही नहीं दिया हुआ होता है। सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई पेमेंट के वक्त भी अट्रैक्ट कर जाता है, और आपने सप्लायर को 10 लाख और 1,80,000 का पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट के वक्त ही दे दिया था, इसीलिए टैक्स पहले गवर्नमेंट को मिल चुका और आज आपको रिफंड चाहिए। आई होप आपको ये सब चीजें पता है जो इनवॉइस चैप्टर में बेसिक्स है और टाइम ऑफ सप्लाई। अभी के लिए आपको इतना जानना है कि अगर सप्लायर मेरे को लॉ के हिसाब से क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता है, तब तो अगर किसी तरह का रिफंड मेरे को सप्लायर से मिलना है तो वैल्यू प्लस जीएसटी दोनों का रिफंड मैं सप्लायर से ले लूंगा। लेकिन अगर सप्लायर कहता है कि मैं तेरे को वैल्यू का तो रिफंड दे दूंगा बट टैक्स का मैं तेरे को रिफंड नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे को लॉ के टाइम लिमिट के हिसाब से क्रेडिट नोट अब नहीं दे सकता, क्योंकि वो टाइम लिमिट जा चुका है। वैसे केस में वो टैक्स का जो रिफंड है वो रिफंड आपको गवर्नमेंट से लेना होगा, जिसके लिए ये बना है प्रोविजन। आई होप अब आपको बात समझ आ गई। चलिए, तो ये सर्कमस्टेंस तो क्लियर है आपको। अब एप्लीकेशन फॉर रिफंड, रिफंड के लिए एप्लीकेशन कैसे दिया जाता है, तो सिंपल, अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर अप्लाई करेगा तो उसको पहले तो लेना होगा एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई करना होगा रिफंड के लिए। फॉर्म है इसका GST RFD 01। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अब टाइम लिमिट भी है इस फॉर्म का, देखो रिफंड एप्लीकेशन करने का एक टाइम लिमिट है 2 साल। सर रिफंड चैप्टर में तो हमने पढ़ा हर जगह ही 2 साल है, यस, लेकिन कब से देखना है वो देख लो, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सप्लायर के साथ जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ उस डेट से 2 साल आपको टाइम है रिफंड मांगने के लिए गवर्नमेंट से। क्या चीज का रिफंड? टैक्स अमाउंट का रिफंड। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर एक अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को गवर्नमेंट से रिफंड चाहिए टैक्स का, तो उसको एविडेंस देना होगा। अच्छा, आप दिमाग लगा के सोचिए 2 मिनट कि किस तरह का एविडेंस देना होगा। सर इट्स क्वाइट लॉजिकल कि अगर सप्लायर के साथ रिसिपिएंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वो कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी देना पड़ेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई पेमेंट हुआ था तो उस पेमेंट का डिटेल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। कोई इनवॉइस इश्यू हुआ था तो वो इनवॉइस का डिटेल्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आज अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है तो वो कैंसिल जो हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, उसका डिटेल गवर्नमेंट को देना होगा या उसकी कॉपी गवर्नमेंट को देनी होगी। और अगर सप्लायर से भी कुछ पैसा रिफंड मिला है, आपको मैंने बताया था ये 5 लाख और 90,000 में, ध्यान से सुनना, ये 5 लाख और 90,000 में सप्लायर से आपको 5 लाख का रिफंड मिलता है, ये बात आपको पता है। तो वो 5 लाख का जो रिफंड आपको सप्लायर से मिला, गवर्नमेंट को उसकी भी कॉपी दो।
प्रूफ दो कि हमको सप्लायर से तो 5 लाख का रिफंड मिला, अब बचा हुआ 90,000 आप दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आई होप आपको बात समझ आ गई। यही सब प्रूफ देना है यहाँ। आओ लिखा हुआ लैंग्वेज में देख लेते हैं। देखो, डिटेल्स ऑफ इनवॉइस देना है गवर्नमेंट को, कॉपी ऑफ इनवॉइस देना है गवर्नमेंट को, पेमेंट का प्रूफ देना है कि जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस वक्त मैंने सप्लायर को 10 लाख प्लस 1,80,000 का जीएसटी दिया था। एग्रीमेंट की कॉपी गवर्नमेंट को देनी है कि भाई हमारे ओरिजिनल एग्रीमेंट का कॉपी ये रहा। आज अगर कैंसिल हो रहा तो लेटर सप्लायर से लाओ कैंसिलेशन का कि देखिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ये रहा लेटर। डिटेल्स ऑफ रिफंड रिसीव फ्रॉम सप्लायर। अच्छा, आज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है तो सप्लायर से भी तो 5 लाख का रिफंड मिल रहा है, वो 5 लाख का रिफंड का डिटेल भी दो, बैंक अकाउंट में दिखा देना भाई पैसा आया है, बस हो गया। तो ये प्रूफ देना है। लेकिन इतना ही नहीं है, देखो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में एक और प्रूफ है। आपको सप्लायर से एक सर्टिफिकेट लिखवाना पड़ेगा कि जो टैक्स का मैं रिफंड, ध्यान से मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दो, जो टैक्स का रिसिपेंट रिफंड गवर्नमेंट से मांग रहा है उस टैक्स का पैसा पहले से गवर्नमेंट को जमा हुआ है। ऐसा नहीं हो कि सप्लायर ने अपने रिटर्न ही नहीं लगाए अभी तक और गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिला, फिर जिस दिन रिसिपेंट मांगने आएगा तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, बेटा जिस सप्लायर की तू बात कर उसने हमें आज तक टैक्स ही नहीं दिया, हम तुमको काहे का रिफंड देंगे। प्रूफ करो पहले कि वो सप्लायर हमको टैक्स का पेमेंट दे चुका है, उससे एक सर्टिफिकेट ले आओ। ठीक है सर। और उस टैक्स का सप्लायर ने कभी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं किया अपनी टैक्स लायबिलिटी के खिलाफ या फिर कोई भी रिफंड नहीं लिया है, जब तक सप्लायर ऐसा सर्टिफिकेट लिख कर नहीं देगा हम रिफंड नहीं देंगे। तो सर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में सप्लायर का भी एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें ये बताना होगा सप्लायर को कि मैंने वो टैक्स आपको पे किया था, आप मतलब गवर्नमेंट को पे किया था। दूसरी बात, उस टैक्स का मैंने कभी भी कोई टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्टमेंट्स नहीं किया है और ना ही मैंने उस टैक्स को कभी रिफंड मांगा आपसे। मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन जो मेरा रिसिपेंट है वो फुल्ली एलिजिबल है उस रिफंड के लिए, मतलब 90,000 के लिए, आप उसे दे दीजिए। ऐसा लिखकर देना होगा सप्लायर को गवर्नमेंट। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। नेक्स्ट पैराग्राफ में, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये चुपके से आएगा एग्जाम में, दिमाग खराब कर देगा, समझना ध्यान से। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग काका सर्टिफिकेट। सर ये काका सर्टिफिकेट क्या होता है? अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ऐसा आपने रिफंड चैप्टर में पढ़ा है। जब भी आपका रिफंड 2 लाख से ज्यादा होता है तो यू हैव टू प्रूव देयर इज नो डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, मतलब किसी और के बिहाफ में मैं रिफंड नहीं ले रहा हूं, मैंने बर्डन बेयर किया है इसलिए मैं रिफंड ले रहा हूं। इसके लिए आपको सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को देना होता है अगर रिफंड अमाउंट 2 लाख से ज्यादा का है। तो आई होप ये बारे में तो आपको पता है। अब बात करते हैं यहां क्या कहा है, एग्जेम्प्टेड। देख लो यहां लिखा है एग्जेम्प्टेड, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लायर से कोई रिफंड मिलना था टैक्स का, लेकिन वो टैक्स का रिफंड सप्लायर से नहीं मिल पाया और अब वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेकर गवर्नमेंट से उस टैक्स का रिफंड मांग रहा है, तो उसको काका का सर्टिफिकेट फर्निश करने का जरूरत नहीं है, चाहे रिफंड अमाउंट 2 लाख से भी ज्यादा क्यों ना। आई होप आपको बात समझ आ गई। नोट आपको सेल्फ रीड करना है क्योंकि एग्जाम्पल में मैंने ऑलरेडी सारी चीज समझा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिमांड चैप्टर समझो मेरे साथ, डिमांड में भी कुछ अपडेट है, ध्यान देना। Whereas so cause notice is issued in a fraud case, but the charges of fraud are not established. ध्यान से सुनना। आई होप आपको प्रोविजन के बारे में पता है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर ने, ध्यान से सुनना, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने टैक्स पेयर को फ्रॉड बोल के कोई नोटिस भेज दिया। अच्छा आपको एक बात बताना, आपको नोटिस इश्यू वगैरह करने का टाइम लिमिट मालूम है ना? मैं लिख के दे रहा हूं एक बार, देखो ध्यान से। अच्छा बताइए, सोचिएगा जो मैं लिख रहा हूं, 2022-23 2022-23 का कोई टैक्स शॉर्ट पे हुआ था, ठीक है? तो ये टैक्स का शॉर्ट पेमेंट के लिए डिमांड नोटिस गवर्नमेंट कब तक दे सकता है? देखो डिपेंड दो चीज, अगर फ्रॉड केस है तो टाइम लिमिट अलग है और अगर नॉन फ्रॉड केस है तो सो कॉज नोटिस इश्यू करने का टाइम लिमिट अलग है। सो कॉज नोटिस का हम पढ़ रहे हैं टाइम लिमिट, तो मुझे आप बताई दो वैसे 2022-23 का कोई टैक्स का शॉर्ट पेमेंट हुआ है तो उसका शो कॉज नोटिस इश्यू करने का क्या टाइम लिमिट है फ्रॉड केस में? सर फ्रॉड केस में एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट से 4 साल 6 महीने 4 ईयर 6 मंथ। तो देखो यहां क्या निकल कर आएगा, 31 दिसंबर 2023 एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है इस ईयर का। इस ईयर का देखो मैं लिख ही देता हूं, एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है बोलिए? एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट होगा 31 दिसंबर 2023, चाहे फ्रॉड केस हो चाहे नॉन फ्रॉड केस हो, बेटा डेट तो यही रहेगी ना एनुअल रिटर्न लगाने की। अब फ्रॉड केस में नोटिस देने का टाइम लिमिट होता है 4 ईयर्स 6 मंथ्स,
नॉन फ्रॉड केस में नोटिस देने का टाइम लिमिट है 2 ईयर 9 मंथ्स। अगर ये भी नहीं पता तो बेटा फिर अमेंडमेंट काहे सुन रहे हो, पहले डिमांड चैप्टर तो पढ़ लो, नहीं तो समझ क्या आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब डेट निकालते हैं कि सो कॉज नोटिस फ्रॉड केस में कब तक लास्ट इश्यू हो जाना चाहिए। तो यहां से 4 साल 6 महीना जोड़ लो, 24, 25, 26, 27, मतलब 30 जून 2028 तक सो कॉज नोटिस फ्रॉड केस में दिया जा सकता है। और नॉन फ्रॉड केस में नोटिस कब तक दिया जा सकता है? 30 सितंबर 2026 तक। ये है नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट फ्रॉड केस में और नॉन फ्रॉड केस में। आई होप आपको इस प्रोविजन के बारे में पता, अगर ये नहीं पता तो आगे पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए कह रहा हूं, और कुछ। चलिए इसका बारे में पता, तो अभी इसका यूज लेंगे हम। पहले पढ़ लेते हैं पैराग्राफ क्या है। अच्छा, हमारा पैराग्राफ ये चल रहा था कि अगर डिपार्टमेंट ने आपको पहले फ्रॉड बोल के नोटिस इशू कर दिया था और बाद में मैटर अगर कोर्ट वगैरह में जाता है और डिसाइड होता है कि ये फ्रॉड केस है ही नहीं, तो बताओ उसी नोटिस को जो आपको फ्रॉड बोलकर इशू हुआ था उसको क्या मान लिया जाता है? सर हमने ऐसा कुछ पढ़ा है डिमांड चैप्टर में कि अगर फ्रॉड बोल के नोटिस दिया और बाद में फ्रॉड प्रूफ नहीं होता तो उस नोटिस को नॉन फ्रॉड का मान लिया जाता है। आई होप इतना आपको पता है। बस पहले पैराग्राफ में यही बताया कि कोर्ट अगर आपको डायरेक्ट करता है कि ये फ्रॉड केस का नोटिस नहीं है तो आपको उसको फिर नॉन फ्रॉड केस का नोटिस मानना होगा और कोर्ट का डायरेक्शन के हिसाब से ऑर्डर पास करना होगा। यही लिखा है इस पैराग्राफ में, आप खुद पढ़ लो। ये तो आपको पहले से पता है, ठीक है सर। अब अगर नोटिस इशू अगर वो नोटिस सही है तो अब ऑर्डर पास होगा। मैं वो पढ़ाऊंगा, पहले नोट पढ़ेंगे हम। PO shall redetermine for so much of the amount of tax paid, short paid or not paid or ITC wrongly availed or utilized or erroneous refund in respect of which so cause notice issued was within time limit as specified in non-fraud case, that is 2 year 9 months। अब इस बात को समझो, लॉ कहने की कोशिश कर रहा है कि प्रॉपर ऑफिसर ने आपको पता करो फ्रॉड बोलकर नोटिस कब दिया। हम दो डेट लेंगे, PO issued ओरिजिनल सोकोज नोटिस, समझ रहे हो ना? ओरिजिनल सोकोज नोटिस का मतलब जो फ्रॉड बोलकर दिया था। सोकोज नोटिस ऑन, एक डेट ले लेते, दो डेट लेते हैं चलो इसमें भी। मान लो प्रॉपर ऑफिसर ने आपको सोकोज नोटिस दिया था 31 दिसंबर 2025 को दिया था, या तो एक सिचुएशन, और दूसरा सिचुएशन में हम ले लेते हैं एक अलग डेट, 1 जनवरी 2027 में नोटिस दिया आपको सोकोज नोटिस। तो देख लो पीओ ने आपको ओरिजिनल सोकोज नोटिस कब दिया था, या तो दिसंबर 25 में दिया था या जैन 27 में दिया था। दोनों को अलग अलग हम लर्न करेंगे, समझेंगे दोनों केस को। क्या बोलकर नोटिस दिया था? फ्रॉड बोलकर नोटिस दिया था। वो क्या बोलकर नोटिस दिया था आपको? फ्रॉड बोलकर दिया था। अब आप बताइए मैटर कहां गया था, ट्रिब्यूनल या कोर्ट वगैरह में, और क्या डिसाइड हुआ? ये नोटिस तो निकला कौन सा? इट वॉज अ नॉन फ्रॉड केस। ये नॉन फ्रॉड का नोटिस माना जाएगा। मैं लिख देता हूं, फ्रॉड चार्जेस ड्रॉप्ड, हेंस so cause notice is deemed to be a नॉन फ्रॉड केस नोटिस। हाँ या ना? आई होप इतना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहले ये फ्रॉड बोलकर प्रॉपर ऑफिसर ने आपको या तो इस डेट में नोटिस इशू किया था या फिर मान लो इस डेट में नोटिस इशू किया था, लेकिन बाद में जब मैटर कोर्ट वगैरह में गया तो डिसाइड हुआ कि ये तो नॉन फ्रॉड केस का नोटिस माना जाएगा, फ्रॉड है ही नहीं है। अब आपसे एक सवाल है, आपको फ्रॉड बोलकर प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस कब दिया था? 31 दिसंबर 2025 को। ध्यान देना, 31 दिसंबर 2025 को आपको नोटिस दिया था। तो क्या इस डेट को प्रॉपर ऑफिसर चाहकर भी नोटिस दे पाता नॉन फ्रॉड बोलकर? यस सर, दे पाता। क्यों? आप देखो ध्यान से, नॉन फ्रॉड केस का नोटिस 30 सितंबर 2026 तक दिया जा सकता है। कब तक? 30 सितंबर 2026 तक दिया जा सकता था, और आपने चाहे फ्रॉड बोल के ही नोटिस दिया हो बट 31 दिसंबर 2025 तक दे दिया था नोटिस। इसका मतलब इस डेट से पहले ही नोटिस आया था फ्रॉड बोल के भी। तो आज नॉन फ्रॉड केस का नोटिस ये माना जाएगा, करेक्ट है, और ऑर्डर अब पास होगा। अब ऑर्डर पास होगा, कब तक होगा वो बताऊंगा, बट ऑर्डर पास हो सकता है। अब लेते हैं दूसरा डेट का एग्जांपल। अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपको फ्रॉड बोल के नोटिस दिया था इस डेट को, 1 जनवरी 2027 को दिया था। अब आप मुझे ध्यान से सोच के बताना, ये डेट को अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहता तो नॉन फ्रॉड बोल के नोटिस दे सकता था या नहीं दे सकता था?
सर नहीं दे सकता था क्योंकि नॉन फ्रॉड केस में नोटिस देने का लास्ट डेट ये था 30 सितंबर 2026 और फ्रॉड केस में उसने नोटिस दिया था इस डेट को, बाद में पता चला ये नॉन फ्रॉड केस है, दैट डजंट मैटर। अगर इस डेट को वो पहले से उसको प्रॉपर ऑफिसर को पता होता कि ये नॉन फ्रॉड केस है तब भी वो नोटिस नहीं दे पाता, क्योंकि 1 जनवरी 2027 को नॉन फ्रॉड केस का नोटिस देने का टाइम ओरिजिनली ही जा चुका है। तब लॉ कहता है ऐसे केस में अब ऑर्डर पास, ध्यान से सुनना, ऑर्डर पास नहीं हो सकता टैक्स का, मतलब टैक्स का पेमेंट अब आपको करने की जरूरत नहीं है, नो मोर टैक्स पेमेंट्स। और ऑर्डर ही पास नहीं होगा तो टैक्स का पेमेंट करोगे कैसे? वो मुझे नोटिस ही नहीं दे पाएगा तो मुझसे टैक्स कैसे मांगेगा? आई होप आपको पूरी बात समझ आई है। मैं एक बार और कहना चाहता हूं, अगर आप ध्यान से सुनोगे आपको एक बार में समझ आए, कहीं नहीं देखने की जरूरत है, आंख बंद करके ध्यान से सुनो। प्रॉपर ऑफिसर ने आपको फ्रॉड बोल के नोटिस भेजा, बाद में कोर्ट वगैरह से डिसाइड हुआ कि ये जो फ्रॉड बोल के नोटिस भेजा ये फ्रॉड हुआ ही नहीं था, ये नॉन फ्रॉड केस का नोटिस माना जाएगा। ठीक है सर, अब आप चेक करो जिस दिन फ्रॉड बोल के नोटिस दिया गया था उस दिन प्रॉपर ऑफिसर अगर चाहता तो क्या नॉन फ्रॉड बोल के नोटिस दे सकता था? अगर आंसर यस है तो अब आज उसको नॉन फ्रॉड केस का नोटिस मानकर ऑर्डर पास किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। बस इतनी सी बात। फिर से सुनना है तो मेरी इसी रिकॉर्डिंग को बैक जाके सुन लो यार, आगे बढ़ता हूं मैं तो। बस यही लिखा है। अब वो ऑर्डर अगर पास हो सकता है तो कब तक पास होगा? ऑर्डर फॉर रीडिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी शैल बी इश्यूड, ऑर्डर को इश्यू करना होगा विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच डायरेक्शन। मतलब कोर्ट ट्रिब्यूनल जब डायरेक्ट करता है कि ये नॉन फ्रॉड केस का नोटिस मान लो, तो जिस दिन डायरेक्शन मेरे को मिला वहां से 2 साल है मेरे पास नॉन फ्रॉड केस का टैक्स वगैरह डिटरमाइन करने का। बस इतना ही है। आई होप आपको पूरी बात समझ आई है। एक बार और, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा, एक बार और समझाता हूं, नहीं तो हेवी ना हो जाए और एग्जाम में आ गया तो यार आपका 4-5 मार्क इधर उधर ना हो जाए, 6 मार्क का भी आ सकता है। देखो, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपको फ्रॉड बोल के नोटिस भेजा और कोर्ट वगैरह में डिसाइड हुआ कि ये तो नॉन फ्रॉड केस है, फ्रॉड केस है ही नहीं, तो वो प्रॉपर ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे कि आप इसको नॉन फ्रॉड केस का नोटिस माने और ऑर्डर पास कर दीजिए। बट प्रॉपर ऑफिसर को चेक करना पड़ेगा इसका ऑर्डर मैं पास कर भी सकता हूं कि नहीं। अगर वो फ्रॉड केस का नोटिस मैंने जो बोलकर भेजा था, अगर जिस दिन फ्रॉड केस बोलकर मैंने शोकॉज नोटिस इश्यू किया था, क्या प्रॉपर ऑफिसर उस दिन चाह के भी नॉन फ्रॉड केस का नोटिस दे सकता था? अगर आंसर यस है तब तो आज वो ऑर्डर पास कर सकता है। कब तक? सर जिस दिन कोर्ट से डायरेक्शन है वहां से 2 साल के अंदर। बात खत्म। अब समझ जा। अब बात करते हैं अपील्स एंड रिवीजन का अपडेट का। प्लीज अटेंशन रखना और फोकस रखना। अपील एंड रिवीजन का हम अपडेट सुनते हैं। देखो क्या है पहला, इश्यूएंस ऑफ प्रोविजनल एंड फाइनल एक्नोलेजमेंट एंड डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। मतलब डिपार्टमेंट हमको प्रोविजनल एक्नोलेजमेंट कब देता है अपील फाइल करने के बाद, फाइनल एक्नोलेजमेंट कब देता है और कौन सी दिन मानी जाएगी अपील फाइलिंग डेट, आइए जानते हैं। अब प्रोविजनल एक्नोलेजमेंट शैल बी इश्यूड टू द अपीलेंट इमीडिएटली, मतलब आप अपील फाइल करो आपको तुरंत मिल जाएगा एक प्रोविजनल एक्नोलेजमेंट। सर आ गई समझ में बात। और अब फाइनल एक्नोलेजमेंट कब तक मिलता है, आइए उसको भी जानते हैं। फाइनल एक्नोलेजमेंट इंडिकेटिंग अपील नंबर शैल बी इश्यूड एज फॉलोज। आइए देखते हैं कैसे इश्यू होता है। केसेस, पहला केस लेते हैं, वेयर द डिसीजन और ऑर्डर अपील अगेंस्ट, मतलब जिस ऑर्डर या डिसीजन के अगेंस्ट में अपील कर रहा हूं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को, अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल, वो कॉमन पोर्टल पर जब अपलोड होता है बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको अपलोड करता है। वापस समझना, मेरे को किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करनी है और वो ऑर्डर नॉर्मली कौन पास करता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। वो ऑर्डर पोर्टल पे भी आ जाना चाहिए। तब उस केस में जिस दिन वो ऑर्डर पोर्टल पर अपलोड होगा उसी दिन मेरे को मिल जाएगा फाइनल एक्नॉलेजमेंट। सर आ गई बात समझ में। नॉर्मली अपील जैसे ही फाइल किया मिल गया प्रोविजनल एंगेजमेंट, और जब जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कर रहा हूं वो ऑर्डर की कॉपी पोर्टल पर जैसे ही आएगी मुझे वो लोग इश्यू कर देंगे फाइनल एक्नॉलेजमेंट। फिर से एक बार, जैसे ही मैं अपील फाइल करूंगा मेरे को मिल जाएगा प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि ये जो अपील मैंने फाइल की ये मेरा काम था, मेरे को दे दिया उन्होंने प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट। मैं अपील किसके अगेंस्ट करता हूं, किसी ऑर्डर के अगेंस्ट जो डिपार्टमेंट ने इश्यू किया। जैसे ही डिपार्टमेंट उसको अपलोड कर देगा वैसे ही मुझे मिल जाएगा फाइनल एक्नॉलेजमेंट। मतलब दोनों क्रॉस हो गया, क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया। मैंने अपील फाइल की, मेरे को मिला प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट, लेकिन फाइनल एक्नॉलेजमेंट इसलिए नहीं मिला क्योंकि अभी तक उनको पोर्टल पर वो ऑर्डर का कॉपी नहीं मिला है। जैसे ही वो ऑर्डर का कॉपी अपलोड होगा पोर्टल पर, कौन करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसने वो ऑर्डर पास किया है, जिसके अगेंस्ट में अपील कर रहा हूं, जैसे ही वो पोर्टल पर उस ऑर्डर को या उस डिसीजन को अपलोड करेगा वैसे तुरंत, ध्यान से सुना, मुझे मिल जाएगा फाइनल एक्नॉलेजमेंट। अब दूसरा केस पढ़ते हैं, वेयर द डिसीजन ऑर्डर हैज बीन पास मैनुअली। अच्छा सर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इस केस में
मैनुअली ऑर्डर पास किया है और इसको पोर्टल पर अपलोड नहीं किया उसने, तो वैसे केस में कैसे मेरे को फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिलेगा? जब मैं एप्लीकेंट, देखो यहां एप्लीकेंट है, कोई भी हो सकता है, ये एप्लीकेंट सेल्फ सर्टिफाई करेगा इसके ऑर्डर की कॉपी को और सबमिट करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। मतलब मैंने अगर अपील आज फाइल की तो यहां से 7 दिन के अंदर मेरे को उस ऑर्डर की कॉपी का, ध्यान से सुना, उस ऑर्डर की कॉपी को सेल्फ सर्टिफाई करना है और सबमिट करना है। सेल्फ सर्टिफाई करके सबमिट करना, ध्यान से सुनना, सेल्फ सर्टिफाई करके सबमिट करना है। क्यों? क्योंकि पोर्टल पर वो उसकी ऑर्डर की कॉपी अपलोड नहीं हो रही है। फिर से एक बार, अगर मेरे को फाइनल एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो उसके लिए मुझे ध्यान रखना होगा कि प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जिस दिन मिला वो मिलता है मेरे को जिस दिन मैं अपील फाइल करता हूं। वहां से 7 दिन में मेरे को जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना, उस ऑर्डर की कॉपी को सबमिट करना होगा 7 दिन के अंदर अंदर। ध्यान से सुना, उस ऑर्डर की कॉपी को मुझे सबमिट करना होगा 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील की डेट के अंदर अंदर। ये बात भूलना मत, मुझे सबमिट करना होगा सेल्फ सर्टिफाई करके। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। उसके बाद मुझे मिल जाएगा फाइनल एक्नॉलेजमेंट। सर एक बार और करा दिया, देखो भाई, अपील करोगे तुरंत मिल जाएगा आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट, और जैसे ही ऑर्डर की कॉपी पोर्टल पर, कॉमन पोर्टल पर अपलोड होगी, आपको उस दिन मिल जाएगा फाइनल एक्नॉलेजमेंट जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो। लेकिन अगर उस ऑर्डर का कॉपी पोर्टल पर अपलोड नहीं हो रहा, वो मैनुअल ऑर्डर था, तो फिर आपको उसको, एप्लीकेंट को उसको सेल्फ सर्टिफाई करके, ध्यान से सुना, सेल्फ सर्टिफाई करके सबमिट करना होगा विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, तब जाके आपको मिलेगा फाइनल एक्नॉलेजमेंट। आगे पढ़ते हैं। डीम्ड डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, कौन सी डेट मानी जाएगी लॉ में? अपील फाइलिंग डेट। मतलब शॉर्ट में बोल रहा हूं, अपील फाइलिंग डेट क्या होती है? जिस दिन मैंने अपील के लिए अप्लाई किया वो दिन, मतलब प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट वाला दिन, या फिर फाइनल एक्नॉलेजमेंट वाला दिन, या फिर कोई और दिन। देखो, यूजुअली लॉ कहता है प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जिस दिन फाइल होता है, जिस दिन आपको इश्यू होता है, उसी दिन को मान लिया जाता है अपील फाइलिंग डेट। बट अगर आपने जो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिसीजन ऑर्डर नहीं सबमिट किया, नॉट सबमिटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग अपील, मतलब अपील आज फाइल किया, वहां से 7 दिन में मैंने बोला था आप सेल्फ सर्टिफाई करके ऑर्डर की कॉपी को अपलोड कर देना। अगर कॉमन पोर्टल पर ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू, तब उस केस में आपको सेल्फ सर्टिफाई करके ऑर्डर को 7 दिन के अंदर अपलोड करना है, सबमिट करना है। और अगर ऐसा आपने नहीं किया तो फिर जिस दिन आप सबमिट करोगे वो कॉपी, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी, उसी दिन माना जाएगा आपने अपील फाइल किया है। तो बस इतना ही है, ये 2 बार पढ़ो याद हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। एक नया रूल आया, रूल 109, प्रोविजन फॉर इनेबलिंग विड्रॉल ऑफ अपील एप्लीकेशन। आप आज अपील करो और उसको विड्रॉ भी कर सकते हो बिफोर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। आई होप आप जानते हो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का मतलब अपीलेट अथॉरिटी होता है, उसके ऊपर अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, उसके ऊपर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। अब सुनना ये क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर इनेबलिंग विड्रॉल ऑफ अपील एप्लीकेशन। ये ना जितना इंपॉर्टेंट मार्क करना कर लो, एग्जाम में आना का चांस बहुत ज्यादा आने वाले अटेम्प्ट्स में। क्या कहता है ये समझो। आज आपने अपील फाइल की फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को, और आप इसके बाद सोच रहे हो यार मेरे को ना अब अपील विड्रॉ करना है। सवाल है लॉ परमिट करेगा कि नहीं करेगा? आंसर इज अब करेगा, नया प्रोविजन बन गया इस पे, आंसर इज यस। और मेरी लैंग्वेज में लर्न कर लो, यहां की लैंग्वेज उसके बाद ही समझ आएगी। मैं अपील करने के बाद अपील विड्रॉ कर सकता हूं प्रोवाइडेड 2 चीजें ना हो, ना तो मुझे उस अपील, जो मैं जिस ऑर्डर का मैं अपील कर रहा हूं उसके कनेक्शन में कोई सोकोज नोटिस अभी मिल रहा है, और ना ही मुझे किसी तरह का अपील का ऑर्डर मिला है। फिर से सुन लेना, मैं अपील करने के बाद किसी ऑर्डर के अगेंस्ट मैंने अपील की, अपील करने के बाद क्या मैं उस अपील को विड्रॉ कर लूं? मतलब मैं अब अपील नहीं करना चाहता, ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज यस, प्रोवाइडेड ना ही मुझे अपीलेट अथॉरिटी से कोई सोकोज नोटिस मिला और ना ही मुझे कोई ऑर्डर मिला। ये दोनों ही अगर नहीं मिला तब तक मैं अपील को विड्रॉ कर सकता हूं, नहीं तो नहीं। अब लैंग्वेज से समझा देता हूं। अपीलेंट में एट एनी टाइम बिफोर इश्यूएंस ऑफ, ध्यान देना, सोकोज नोटिस और ऑर्डर, इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर, नहीं तो मुझे कोई सोकोज नोटिस मिला ना ही ऑर्डर मिला, व्हिचएवर इज अर्लियर, मतलब इन दोनों में से जो पहले हो जाए उसके भी पहले मेरे को अपील करने के बाद विड्रॉ करना होगा। शॉर्ट में बोले तो ये दोनों ही चीज नहीं हुई है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं अपील विड्रॉ तभी कर पाऊंगा, ना ही तो मुझे सोकोज नोटिस मिलना चाहिए, ना ही मेरा कोई ऑर्डर पास होना चाहिए, मतलब दोनों ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब दोनों में से अर्लियर हुआ, तो दोनों में से अर्लियर जो होगा डेट, उसके पहले आप अपील को विड्रॉ कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं जैसे कह रहा हूं वैसे याद कर लो। बताओ देता हूं कैसे। सवाल क्या था कि हम विड्रॉ कर सकते हैं क्या? विड्रॉ कर सकते हैं क्या? बोलो बोलो, आंसर क्या है? यस, प्रोवाइडेड। कंडीशन क्या है? नो
SCN इश्यूड, मतलब कोई सोकोज नोटिस इश्यूड नहीं होना चाहिए आपको अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा, नॉर, बोलो नॉर, ऑर्डर इश्यूड। नहीं तो आपको सोकोज नोटिस मिला, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप प्रॉपर लैंग्वेज बना के लिखना, ना ही तो आपको कोई सोकोज नोटिस मिला अपीलेट अथॉरिटी से कुछ गड़बड़ के लिए, और ना ही आपको कोई उनसे ऑर्डर मिला, तब तक आप अपील को विड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूं। However, where the final acknowledgement has already been issued, अब ध्यान देना, आपने अपील फाइल की और आपको फाइनल एक्नोलेजमेंट अगर मिल चुका है, ध्यान देना, फाइनल एक्नोलेजमेंट मिल चुका है आपको, तो मैं बता ही दिया फाइनल एक्नोलेजमेंट क्या होता है। पहले प्रोविजनल एक्नोलेजमेंट मिलता है, उसके बाद फाइनल एक्नोलेजमेंट मिलता है। अगर आपको अपील करने के बाद फाइनल एक्नोलेजमेंट मिल गया है और आपको अपील विड्रॉ करना है, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा अपीलेट अथॉरिटी से। अपीलेट अथॉरिटी जाकर बोलो, हाँ मानता हूं कि आपने फाइनल एक्नोलेजमेंट मुझे दे दिया है, बट अभी भी मैं अपील को विड्रॉ करना चाहता हूं, तो आप ये कर सकते हैं। और अपीलेट अथॉरिटी आपके लिए 7 दिन में, जिस दिन आप एप्लीकेशन दोगे वहां से 7 दिन में डिसाइड कर देगा कि आपको वो विड्रॉल अलाउ करेगा या नहीं करेगा। तो सर इन शॉर्ट हमको ये समझा कि अपील फाइल करने के बाद भी अपील को विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन ये काम कब तक कर सकते हो, जब तक कि आपको कोई शो कॉज नोटिस नहीं मिला, ना ही कोई ऑर्डर मिला, तब तक कर सकते हो। और अगर हमको फाइनल एक्नॉलेजमेंट पहले ही मिल चुका है, तब आपको अपीलेट अथॉरिटी से ही अप्रूवल लेना पड़ेगा कि देखिए मैं आपको अभी अपील करा था, लेकिन मुझे अब विड्रॉ करना है, तो अब अपीलेट अथॉरिटी आपको 7 दिन में डिसाइड करके बता देगी। दैट्स इट। मिसलेनियस प्रोविजन आपका लास्ट चैप्टर है और अमेंडमेंट का भी ये लास्ट पार्ट है। NAA क्या होता है सर? अरे नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी, NAA इसको बोलते हैं। सीज्ड टू एग्जिस्ट, अब ये नहीं है, एंड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय CCI। CCI का मतलब और कुछ नहीं होता, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हैज बीन रिप्लेस्ड बाय CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अब हो गई है। मतलब अब नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी बोल की कोई बॉडी नहीं है, अब है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब जो ड्यूटीज पहले NAA करता था, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी करता था, अब वो ड्यूटीज निभाएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। पढ़ लो अब आप सेल्फ, ये पूरा समझ आ जाएगा। एक ही, बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें, आराम से समझ आएगा। तो यही आपका है पूरा अपडेट्स। प्लीज इसको फोकस से पढ़े, अच्छे से समझे और एग्जाम में आ जाए तो पूरे मार्क्स लेके आना। थैंक यू सो मच।